अरे ये जो पढ़ाई है ये उनका है काम। जुड़े रहें जैसली के साथ सुबह चाहे शाम। फिर करेंगे खल्लास हम हर एक एग्जाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम तो हैं हर वक्त तैयार। कैसा लगा गाना? आज की ये वीडियो बड़ी बेहतरीन, शानदार, इंटरेस्टिंग और जिंदाबाद रहने वाली है। यहाँ पर मैं कंप्लीट साइंस एंड टेक कवर करने वाला हूँ आप लोग का, ये पूरे एक साल का। पहले साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी की एक ही वीडियो आया करती थी। अब की बार ये वीडियो भी अलग कर दी गई है ताकि जो भी यहाँ पर साइंस एंड टेक को तैयार करना चाहते हैं वो अलग से तैयार कर सके, और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली वीडियो है वो इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वीडियो जो है मैंने 1 तारीख से स्टार्ट करी थी। अब आप लोगों के सामने ये रेगुलर वीडियो आ रही है। किसने सारी वीडियो देख ली है वो ये से लिखिए, जिसने सारी नहीं देखी है वो नो लिखिएगा, और टाइम निकाल कर इनको कवर जरूर करिएगा। ये बेहतरीन रिवीजन का काम करेंगी आप लोग के लिए। 1 साल के करंट अफेयर जो यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं इतने डिटेल में, इस तरीके से पूरे यूट्यूब के ऊपर में कहीं भी आप लोग करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ईयरली वीडियो डाल देते हैं 2-3 घंटे की, इस तरीके से कवर कर देते हैं। पर लेकिन यहाँ पर सोच के देखो आप लोगों के पास में कितने घंटे का कंटेंट मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो ये डिटेल में है, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि आप लोग ये सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। खिचखिच हो गई है। यहां पर बात की जा रही है एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है NFIES, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम। ये शब्द जो है ये फोरेंसिक, इसका क्या मतलब होता है? नेशनल मतलब तो राष्ट्रीय लेवल पर, फोरेंसिक मतलब आप लोग यहां पर नहीं समझ पा रहे हैं अगर, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बनाना, इनहेंसमेंट करना, उस पर्टिकुलर ढांचे को सुदृढ़ करना, और उसके लिए स्कीम। तो ये शब्द समझ में आ जाए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। फोरेंसिक का मतलब है कि किसी भी क्राइम को फाइंड करना साइंटिफिक टेस्ट कर, यानी कि अगर हम लोग किसी, आज की डेट में किसी इंसान का मर्डर हो गया तो यहां पर हम लोग वहां से उसकी बाल उठाकर लेकर आते हैं, कोई कपड़े यूज है यहां पर, कहीं पर उसके फिंगरप्रिंट है। तो ये यूजिंग साइंटिफिक टेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट द क्राइम, यानी कि क्राइम का एनालिसिस करना, क्राइम का पता लगाना साइंटिफिक यानी कि स्टडी के थ्रू, यानी कि साइंस के थ्रू। तो यहां पर इसको हमारे देश के अंदर में बढ़ावा देने की बात की जा रही है ताकि जिस इंसान ने क्राइम किए हैं उसी इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, ना कि किसी और को। तो इसका ढांचा बढ़ाने की बात की जा रही है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। हमारे देश के अंदर में भारतीय न्याय संहिता, ये सारे के सारे कानून थे जिनको BNSS या फिर BS से, तो ये अभी रिसेंटली IPC को चेंज कर लाए गए। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे देश के अंदर में बढ़े, इसलिए 23 से लेकर 28 तक 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत में यूनियन गवर्नमेंट देने वाली है इस चीज को सुधारने के लिए। पर लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, इसी के लिए स्टेट की पुलिस होती है संविधान के 7वें शेड्यूल में। पर लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी क्रिमिनल सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे, तभी हम लोग कैपेसिटी अपनी सुधार पाएंगे। तो ये इनिशिएटिव आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, कैबिनेट के द्वारा जब इसको अप्रूवल दिया गया था। तो अभी यहां पर इस ढांचे को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ रहा है। तो साइंस एंड टेक को लेकर अगर कोई आप लोगों से बात करे तो ये स्कीम है 5 साल के लिए। तो आगे आने वाले टाइम पे 2028 तक आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से पैसा नहीं ले रही है, बस उनसे कोऑर्डिनेट करा रही है, पैसा सारा अपने आप दिया जा रहा है, सारे कानूनों को इंप्लीमेंट सिस्टमेटिक वे में किया जा रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कल को चलकर किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत निकल कर आती है कहीं पर भी, तो वहां पर इसका फायदा होगा। तो साइंस का इस्तेमाल करना क्राइम को फाइंड आउट करने में। आप लोगों का जब पिन कोड कोई एड्रेस पूछता है तो आप लोग से ये पूछता है कि भाई उसके आसपास में कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन बता दे तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब वो झंझट खत्म होने वाला है। ध्रुवा देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। जैसे आप लोगों ने आसमान में सुना होगा ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा जो रहता है उसको देखकर हम लोग अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं किस डायरेक्शन में आप लोग को जाना है। यहां पर अगर जंगल में खो भी जाए तो ये कहते हैं कि ध्रुव तारे को देखकर हम लोग अपनी डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर इसी के नाम पर डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, तो ये ध्रुवा आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया इस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, ताकि कोई भी अगर डिलीवरी है, आज के दिन में कहीं कैब जा रही है, कहीं जोमेटो जा रहा है, कहीं डॉक्टर की आप लोग ऑनलाइन जो है
सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, या कोई घर पे किसी भी तरीके से आप लोग किसी भी तरीके का कोई आज की डेट में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है लोकेशन का न पता होना। तो इसके लेकर हम लोग डिजिटली चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पर, ये ऐसे होगा जैसे आप लोग आज के डेट में स्टडी लवर वीर सर्च करते हैं, तो @स्टडी लवर वीर लिख देंगे तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को अगर किसी को आप लोग का एड्रेस पहुंचना है और आप लोगों का नाम XYZ है, तो @XYZ पर वो पहुंच जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर पूरा एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर इसको आधार कार्ड जिस तरीके से आप लोग आज के डेट में देखते हैं यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजी पिन, तो ऐसे ही आप लोग को डिजिटल एक सिस्टम स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें एड्रेस आप लोग को पूरा नहीं बताना पड़ेगा, बस आप लोग को यहां पर वेरीफाइबल डिजिटल एसेट्स होगा जो कि यहां पर आप लोग का एड्रेस भी सिक्योर रख पाएगा। तो यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर उसके थ्रू लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, तो ध्रुवा सिस्टम आप लोग के एड्रेस को मॉडर्नाइज करने का एक सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए इसके बारे में कल को अगर क्वेश्चन पूछे कि ध्रुवा क्या है, किस तरीके से यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये स्मार्ट एड्रेस है आप लोग के लिए जिसका नाम है डिजिपिन पूरा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको नॉर्मली यहां पर हम लोग ध्रुवा बोलते हैं, पर लेकिन इसको डिजिपिन के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है जिसको नेशनल डिजिटल एड्रेस ग्रिड सिस्टम बोला जा रहा है हमारे देश के अंदर में। तो वो पॉइंट आप लोग यहां पर कनेक्ट करके रख सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, जीपीयू की फुल फॉर्म बता दो, एलएमएल की फुल फॉर्म बता दो, यहां पर एलएलएम की। ऐसे यहां पर कल को चलकर आप लोगों से टीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत तकड़े लेवल पर ये न्यूज में आ गया था। क्यों? क्योंकि एनवीडिया की जो एआई को इस्तेमाल करने वाली जो चिप होती है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को बेचने से मना कर दिया था, तो उसके चक्कर में काफी बवाल हुआ था, चाइना ने अपनी चिप बनाना स्टार्ट कर दी, और गूगल ने देखा यार ये तो बहुत ही आगे बढ़ रहा है मार्केट के अंदर में, तो इसलिए गूगल ने अपनी टीपीयू निकाल दी, क्योंकि इनको भी रिक्वायरमेंट रहती है एआई के ऊपर काम करने के लिए, तो इसको टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट का नाम दिया गया है। तो कल को चलकर पूछे किसकी है ये, तो ये भाई साहब ये गूगल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जा रहा है जिस भी एप्लीकेशन में यूज करना है, और अल्फाबेट ये गूगल की पापा कंपनी है, तो इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। फर्स्ट डिप्लॉयमेंट 2015 में किया गया था इंटरनली चीजों को यूज करने के लिए। अभी यहां पर जो ये एनवीडिया का जो सिस्टम है उसका ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीपीयू जो होती है उसको कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये उससे उसी पैटर्न में छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बनाए जाने वाला एक सिस्टम आप लोगों को नजर आएगा। सीपीयू के बारे में तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही है, यहां पर जीपीयू की बात की जा रही है। कंप्यूटर के अंदर में छोटी छोटी चीजें जो हैं कई बार एग्जाम के अंदर में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि वैसा बच्चा है उसको यहां पर साइंटिस्ट नहीं बनना है, उसके अंदर इतनी एंट्री नहीं करनी है, तो वो आप लोगों से क्या करते हैं, वो आप लोगों से इवन यूपीएससी के ईपीएफओ में आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म पूछ लेती है यहां पर एलएलएम की, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम कौन करता है, वो करते हैं आप लोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम। तो एलएलएम पूछ लिया आप लोगों से, कल को चलकर टीपीयू पूछ लेंगे, जीपीयू पूछ लेंगे, सीपीयू पूछ लेंगे, तो यहां पर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोगों को पढ़ी होगी आप लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस में, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी नाम लिखेगा, इनका नाम लिखकर एक बार याद रख लेना। तो कल को चलकर इनके सबके नाम मैंने पैरेलल में आप लोगों को दे दिए हैं यहां पर ये एक स्लाइड के अंदर में। तो यहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको नॉर्मली जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसको मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता है, और इसको बेसिकली हाइपर फोकस्ड एआई की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। इसको ग्राफिक और एआई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीपीयू को। तो ये सबसे पावरफुल सिस्टम फिलहाल के टाइम पर ये देखने को आप लोगों को मिलता है, पर लेकिन गूगल का ये आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पर। ओके, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो यहां पर एक ऐसे ही सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जिसको पूरे के पूरे 10 साल यानी कि 1 दशक पूरा हो गया है, और नाम है यहां पर एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, ये इन्वायरमेंट खासकर हमारे देश के अंदर में, ये स्पेस के अंदर में इंडिया के क्या किस तरीके का डेवलपमेंट रहा उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। एस्ट्रोसैट इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ पर काम करने वाला स्पेस टेलीस्कोप था, जो कि भारत के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था पीएसएलवी सिस्टम के थ्रू, यहां पर जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं सिस्टम को। तो पीएसएलवी C30 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, और यहां पर इंडिया ने कोलैबोरेट किया था इंटरनेशनल और इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसका इतना इंपॉर्टेंस था कि भारत दुनिया में चौथा देश बन गया, इवन चाइना से भी पहले।
तो नासा हो गया यूएसए की एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया की रोसकोसमोस हो गया। इसके बाद में फोर्थ कंट्री हम बने थे इस चीज के ऊपर स्टडी करने के लिए। तभी चीजें आगे बढ़ी। आज की डेट में एक्सपो सेट और आदित्य L1 ये ऐसे मिशन जब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं सूरज को अंडरस्टैंड करने के लिए, सूरज के अंदर से निकलने वाली जो यहां पर जो किरणें हैं जिनको कॉस्मिक एक्स रेज बोलते हैं, तो उसकी स्टडी करने के लिए आप लोग को आदित्य भी है और एक्सपो सेट भी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये इसी के लिए पहला कदम भारत का यहां से देखने को मिला था जो मल्टी वेवलेंथ पर काम करता था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं ना यहां पर जैसे पृथ्वी है, आप लोग यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं, तो पृथ्वी के जो सबसे पास वाला रीजन होता है उसको लो अर्थ ऑर्बिट आप लोग बोलते हैं यहां पर। फिर आप लोग का मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है और फिर आगे चलकर इसका तीसरे का नाम क्या है ये आप लोग बताइए, क्योंकि कई बार मैं डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूं। तो नासा यहां पर आज के डेट में एस्ट्रोसेट के साथ में बात करें तो साइंटिफिक कोलैबोरेशन नासा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यहां पर आप लोग को यूके की एक एजेंसी भी देखने को मिलती है। तो 10 साल पुराने हो गए, 10 साल पूरे हो गए, तो कल को चलकर यार क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, तो थोड़ा सा अंदाजा जरूर रखिएगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि मैंने आप लोगों से बोला था यहां पर, ये ऑलरेडी यूपीएससी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की फुल फॉर्म बता दो। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि जब आप लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज सीख रहे होते हैं, बोलना, चलना, उठना, खाना पीना, तो आप लोग को बहुत सारा इनपुट मिल रहा होता है। तो यहां पर एआई को भी ट्रेन करने के लिए भाई एआई कैसे कैसे काम करे तो उसको बहुत सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करती है। पर लेकिन ये कहां से उठाएगी यहां पर सारा डेटा? तो फ्री ऑनलाइन अवेलेबल डेटा उठाएगी। कई बार कॉपीराइटेड कंटेंट भी उठा लेती है। कॉपीराइटेड मतलब यानी कि ऐसा भी कंटेंट उठा लेती है जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन ये अपना यूज कर लेते हैं उसको। तो उसके लिए इनको पेमेंट करना चाहिए, ये बात बोली गई कि फ्रीली आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर तो आप लोग इसको ट्रेन कर रहे हैं तभी ये चीजें सीख पा रहे हैं, इसीलिए एआई काम कर पा रहे हैं। पर लेकिन आप लोगों को यहां पर आप तो पैसा कमा लोगे इसको बनाकर सिस्टम को, आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना बेचकर आप तो पैसा कमा के निकल जाओगे, पर जिसका डेटा यूज किया उसको क्या फायदा होगा? तो इसी की वजह से बोला गया कि लार्ज लैंग्वेज को ट्रेन करने के लिए जो डेटा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसको या तो कंसेंट लो सामने वाले से, उसको कोई पे करो, फ्री में कोई डेटा आप लोग इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इसको लेकर ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट सामने निकल कर आया था। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग अगर गांव से आते हैं तो आप लोगों ने फील किया होगा खेतों में जब किसी चीज को स्प्रे किया जाता है दवाई को तो कई बार बीमार तक पड़ जाते हैं। मैंने बड़ी करीब से इस चीज को देखा है क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूं। तो यहां पर खेतों में कीट पतंगों की दवाई छिड़की जाती है कीट पतंगों को मारने के लिए। तो यहां पर उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। अब यहां पर अविरोनी एक्स ये आप लोगों के सामने एक स्प्रे आ रहा है जिसको अवी स्प्रे बोला गया है। तो अभी जो स्प्रे है ये यहां पर एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अफोर्डेबल भी रहेगा और फार्मर आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके थ्रू यहां पर ये आज के डेट में कीट पतंगों को यहां पर सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो आज की डेट में किसके द्वारा बनाया गया? तो यहां पर अविरोनी एक्स ड्रोन चेन्नई बेस्ड एक टेक है यहां पर जिसके द्वारा ये बनाया गया जिसका नाम है अविरोनी एक्स ड्रोन। तो इनके द्वारा यहां पर ये प्रेजेंट किया गया एग्रीकल्चर के लिए जिसका नाम है अवी स्प्रे 10C। तो ये अभी स्प्रे 10C जो है यहाँ पर ये एक्सटेंसिव रियल टाइम वैलिडेशन मिल चुकी है इंडियन फार्मर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर चीजों को टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि अच्छे लेवल पर काम करता हुआ नजर आएगा देश के अंदर में। तो कल को चलकर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो सकता है वहां पर भी आप लोग इसका नाम मेंशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक ड्रोन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर आप लोग को देना हो तो। हमारे देश के अंदर में सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी जानी जाती है जो कि सरकार की कंपनी है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो, क्योंकि यहां से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है कि भाई प्राइवेट पार्ट भी हमारे देश के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नाम है इसका स्काई रूट। स्काई रूट ऐसे समझो जैसे इलोन मस्क की कंपनी है यहां पर बेसिकली जो स्पेस के लिए काम करती है स्पेस एक्स, ऐसे ही हमारे देश के अंदर में भी प्राइवेट कंपनी आ रही है इसरो के अलावा भी। तो ये भी अपने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, यहां पर रॉकेट वगैरह बना रहे हैं। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको अनवील किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। तो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी रॉकेट जिसका नाम विक्रम फर्स्ट रखा गया ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनवील किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नाम भी विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो विक्रम सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। यानी कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके जो सबसे पास वाला जो एरिया होता है उसको नॉर्मली हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं और फिर उसके दूर वाला जो एरिया होता है तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पास को लिए बोलते हैं हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो डिस्टेंस मानी जाती है ये 100 किलोमीटर से लेके लगभग 2000 किलोमीटर तक आप लोगों को देखने को मिलती है।
दूसरा जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं MEO, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को थोड़ी सी इससे ज्यादा देखने को मिलेगी। और साथ में फिर यहां पर जाएंगे ये आउटर अर्थ ऑर्बिट यहां पर, तो इसकी डिस्टेंस और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां पर 2000 तक का है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 2000 से लेके लगभग 20,000 तक का, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 20,000 से लेके लगभग 3600 किलोमीटर तक का। तो इसमें सारे के सारे जो इसके ये 1 2 3 जाने वाले हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगे, जिनका जो किलोग्राम है, जो वेट है लगभग 290 किलोग्राम के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया लो अर्थ ऑर्बिट कितना है, ये 200 से लेके 2000 के बीच में, तो ये 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको यहां पर रखने वाले हैं। और इसका जो फायदा होगा यहां पर, ये कमर्शियल, गवर्नमेंट और डिफेंस भी इसका कस्टमर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी अच्छा है हमारे देश के अंदर में कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये आगे चलकर 3D प्रिंटिंग में भी काफी हेल्प करेगा यहां पर, जिससे कि हमारे देश के अंदर में एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी का नाम है यहां पर स्काई रूट एयरोस्पेस, याद रखना। और विक्रम इसका फर्स्ट स्मॉल सॉलिड फ्यूल ऑर्बिटल क्लास का ये आप लोग का जो है रॉकेट लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा है, और विक्रम साराभाई जी के नाम पर है, तो स्टार लगा लेना। फर्स्ट टाइम यहां पर प्राइवेट कंपनी का कोई रॉकेट लॉन्च किया, और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर इसको अनवील किया गया। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो आगे भी सीरीज में आप लोगों को कई सारी चीजें इसमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं पर इतना जरूर याद रख लेना, कई बार कई सारे अलग अलग देश के द्वारा अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, परसिवियरेंस। तो ये नासा का एक रोवर है जो इन्होंने लॉन्च किया था मार्स के लिए, और उसने पहली बार फर्स्ट टाइम लाइटनिंग डिटेक्ट की है, जैसे नहीं कहते बिजली का कड़कना यहां पर, तो लाइटनिंग डिटेक्ट की गई यहां पर इनके इस रोवर के द्वारा। यानी कि जो मंगल ग्रह है, यानी कि जो मार्स है, यहां पर ये रोवर यहां पर घूम रहा है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहां पर ये लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 में, और ये लैंड होता जाकर यहां पर लगभग 18 फरवरी 2021 के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। जो लैंडिंग साइट थी, ये भी यहां पर कई बार क्वेश्चन बनी, जिसको नाम दिया गया जेजेरो क्रेटर। तो जेजेरो क्रेटर यहां पर ये एक एनिशिएंट लेक बेड है, जहां पर ये जाकर ये जो रोवर जो है वहां पर रुका, और वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। हम लोग क्यों ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ताकि हम लोग अर्थ के बारे में समझ सकें कि भाई हमारी अर्थ जो है कैसे कैसे बनी, उसके आसपास वाला एरिया क्या है। तो सैंपल कलेक्शन करना, ह्यूमन एक्सप्लोर करते हैं, क्लाइमेट और वाटर का असेसमेंट करना, स्टडी करना पृथ्वी के बारे में, चीजों को अंडरस्टैंड करना मार्स के बारे में, और काफी पास्ट में भी क्या कोई लाइफ थी उसकी भी स्टडी की जाती है इस तरीके की चीजों के ऊपर में। तो रेड प्लैनेट मार्स के बारे में आप लोग ध्यान रखना, क्या भारत का कोई प्रोजेक्ट है यहां पर मार्स को लेकर, अगर हां तो यहां पर कब लॉन्च किया गया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को यहां पर बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है, जिसको आप लोग मिल्की वे बोलते हो, इसी तरीके की एक गैलेक्सी हमारे देश के अंदर में जो पुणे के रिसर्चर है, उन्होंने यहां पर आइडेंटिफाई की गई, और इसका नाम रखा गया मिल्की वे। तो मिल्की वे नहीं रखा गया, हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, पर उसी के जैसी है, इसलिए इसका नाम रखा गया अलकनंदा। अलकनंदा हमारे देश के अंदर में एक रिवर है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं। वैसे हिंदी टर्म मिल्की वे का मतलब होता है आकाश गंगा। अब यहां पर हमारे देश की जो नदी है, उसके नाम पर आप लोगों को यहां पर अलकनंदा भी देखने को मिल रही है। तो ये लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर अवे है धरती से, और स्पाइरल स्ट्रक्चर की है। जैसे नहीं आप लोग नोटबुक लाते हैं, उसमें स्पाइरल बाइंडिंग होती है, तो जिसकी वजह से बढ़ा रहता है स्पाइरल बाइंडिंग की वजह से, तो यहां पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इसीलिए न्यूज में आ गई, और भारत के द्वारा ये खोजी गई है। तो नाम भारत नहीं रखा है यहां पर, क्यों हमने खोजा है। अलकनंदा रिवर हिमालयन रीजन से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जैसे मिल्की वे है, उसी शेप स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है, और ये किसकी हेल्प से यहां पर ये खोजी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। यहां पर याद रखना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि मोस्ट पावरफुल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है यहां पर, इसकी हेल्प से इसको खोजा गया है। यानी कि इंडियन साइंटिस्ट ने जो पता लगाया वो इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर यहां पर पता लगाया। तो आगे चलकर हम लोग क्यों ऐसी ऐसी चीजें खोज रहे हैं, तो आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, जिसमें जादू है। जादू याद आता है, जादू। तो यहां पर जो पृथ्वी पर आता है और फिर उसको ऋतिक रोशन छोड़ के आता है, मूवी का नाम क्या आप लोग बताओ, मेरे दिमाग से निकल गया। तो यहां पर उसके अंदर में ये चीजें साफ साफ दिखाई गई हैं कि भाई ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर ही बस जीवन है, इसके अलावा भी और कहीं भी आप लोगों को जीवन देखने को मिल सकता है। तो उस जीवन की स्टडी करना, यहां पर अगर पृथ्वी जैसा ही कोई स्ट्रक्चर कहीं पर है तो उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कल को चलकर हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा
इंटेलिजेंस स्पीसीज किसी और प्लैनेट पर रहती हो तो हम लोग उसके बारे में जान पाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी। और यहां पर इसके बारे में ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो आज की डेट में हम भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें जो है इनका पता लगाया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो अलकनंदा भी याद रखना। कौन सी टेलीस्कोप का नाम यूज किया गया है? मिल्की वे, हमारे वाली आकाशगंगा, इसका नाम यहां से देखने को मिला और बिल्कुल आकाशगंगा जैसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एक टर्म कई बार न्यूज में आप लोगों ने देखी होगी, इसको कहते हैं सोलर फ्लेयर, यानी कि सूरज के अंदर में ज्वाला। सूरज आप लोगों को पता है एक जबरदस्त तरीके से गर्मी और एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह के ऊपर भी जीवन की उत्पत्ति होती है। पेड़ पौधों को गर्मी मिलती है, धूप मिलती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यहाँ पर लेकिन सूरज के अंदर से जो ये रोशनी निकल कर आती है, जो गर्मी निकल कर आती है, सोलर फ्लेयर जो है यहाँ पर, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मैग्नेटिकली एक्टिव रीजन है यहाँ पर जो कि एसोसिएटेड रहता है सन स्पॉट के साथ में, यानी कि एक तरीका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, जिसके चक्कर में यहाँ पर कई बार इस तरीके के फ्लेयर्स चलते रहते हैं। जैसे कि आप लोग धरती पर बोलो कि जैसे ज्वालामुखी फट रहा है, तो उस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी सल की सरफेस में, यानी कि सारा सरफेस ऐसा नहीं है, जगह जगह कहीं पर इस तरीके के स्पॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरीके की कंडीशन निकल कर आती है कि जबरदस्त तरीके से वहां से फ्लेयर निकल कर आ रही है कोई पर्टिकुलर रीजन की जगह से यहाँ पर। तो इसको सोलर फ्लेयर का नाम दिया जाता है यहाँ पर जब इस तरीके की बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर है, अगर ये न्यूज में आती है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए किस तरीके की ये सोलर फ्लेयर है। कल को चलकर आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो बेसिक चीजें एटलीस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सोलर फ्लेयर जो है इनको क्लासिफाइड किया जाता है एक्स रेज ब्राइटनेस के तौर पर, जो कि नासा का GOES सैटेलाइट है जिसके द्वारा यहां पर ये चीजें मैच की जाती है। इसके अंदर में आप लोगों को मैग्नेटिक जो है रिकनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो फील्ड है यहां पर वो इस तरीके से ट्विस्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आता है कि वो सडन तरीके से ब्रेक होता है यहां पर और फिर रिकनेक्ट होता है। ऐसे नहीं जैसे आप लोग स्प्रिंग को पकड़ो छोड़ दो, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, या किसी लचीली जो डंडी है या रोड है उसको मोड़ो और छोड़ दो, तो इस तरीके के इमीडिएटली इंटेंस आप लोगों को यहां पर ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। अच्छा, हमारे देश के अंदर में सूरज को लेकर कोई प्रोजेक्ट है क्या जो कि सन की स्टडी के बारे में बात करता है? उसका नाम भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर सोलर फ्लेयर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक है यहां पर ये जो फ्लेयर होता है यहां पर, इसके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए कि किस तरीके की रेज निकल कर आती है, किस तरीके की कंडीशन है यहां पर। और आज की डेट में हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि धरती पर हम लोग इसको फील करते हैं किस तरीके की चीजें हमारी यहां पर, तो कहीं ना कहीं सूरज की स्टडी हम लोग को करना जरूरी है, कल को पता तो चले कि कुछ दिक्कत ना हो जाए यहां पर। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की स्टडी होती रहती है। अभी आप लोगों को न्यूज में कई बार एजेंट के बारे में सुनने को मिलता होगा, एजेंटिक AI। तो कही जा रहा है कि भारत के अंदर में जल्दी आप लोग को एजेंटिक AI देखने को मिलेगा। और यहां पर सत्या नंडेला जो यहां पर उनके द्वारा ये काफी बड़ा बात की गई भारत के अंदर में इसको सपोर्ट करने के लिए। सत्या नंडेला जो है यहां पर वो किस कंपनी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, आप लोग ये बताना है। पर मैं आप लोग को बताता हूं एजेंटिक AI क्या है। एजेंटिक AI यहां पर इस तरीके का AI है जो कि आप लोग के बिहाफ में एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि आप लोग को अगर आज के डेट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप लोग किसी एजेंट को पकड़ लेते हैं, वो आप लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देता है। आप लोग को इवन ड्राइविंग टेस्ट तक भी देना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ में आप लोग को आज के डेट में जैसे कि कुछ भी इस तरीके का कोई काम करना है, आप लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने होते हैं तो एजेंट को पकड़ लेते हैं। तो ये एजेंटिक AI इसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करेंगे। ये आप लोगों के लिए ये तो काम नहीं करेंगे कि आप लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे देंगे, पर सोच के देखो ये आप लोगों के लिए इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने अपने मेल का एक्सेस दे दिया एजेंटिक AI को, तो आप लोगों के पास में कोई मेल आया तो ये मेल को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में जो सुटेबल कमांड इनको दी जाएगी उसी के हिसाब से मेल को रिप्लाई कर देंगे। आप लोगों का व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में एजेंटिक AI को एक्सेस दे दिया तो वो उसी के हिसाब से, मान लो कोई रिलेशनशिप है उसको रिप्लाई कर रहे हैं, मम्मी पापा को रिप्लाई कर रहे हैं या छोटे भाई बहन को रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये रिप्लाई कर देगा आपका एजेंट बनकर। तो ये ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग इसके पास में रहेगी। ये आप लोग का नेचर समझेगा, आप लोग के नेचर के बेस पर ये ट्रेन होगा और फिर आप लोग की मिमिक करता हुआ ये नजर आएगा और आप लोग की समस्याओं का समाधान करेगा। जो नॉर्मल ट्रेडिशन AI है, जैसे कि आप लोग गूगल में बोलते हैं हे गूगल मुझे यहां जाना है, हे सीरी मुझे ये बता दो, तो गूगल और एप्पल में आप लोग इस्तेमाल करते हो। पर यहां पर आप लोग उनको बोलना नहीं पड़ेगा, बस आप लोग को उनको एक्सेस देना है, गोल सेट करना है, उनके लिए प्लान बनाना है और वो अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे कि खुद आप लोग ही वो काम कर रहे हो। तो इसलिए इसको एजेंटिक बोला गया है, यहां पर ये काम करते हुए नजर आएंगे।
इनकी एबिलिटी है कि गोल ड्रीवन पर्पसफुल काम कर देंगे आप लोगों के लिए, बिल्कुल प्रिसीजन रीजनिंग, प्लानिंग, एक्शन और रिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कई बार इसको इतना खतरनाक बनाया जा रहा है कि ये पता नहीं चलेगा कि इंसान बैठा है कि पीछे एजेंट बैठा हुआ है। उस लेवल पर आगे आने वाले टाइम में ये ट्रेन होते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर इनका फायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि फायदा तो ये है कि भाई साहब ये ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम कर देंगे, तो यहां पर लेकिन नुकसान ये भी है इनका कि किस लेवल पर कम कर देंगे और कल को चलकर चीजें कंट्रोल करेंगे, रियल टाइम में सारी टास्क मैनेज करेंगे, तो ये भी सोचना पड़ेगा हम लोग को। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। तो इनको एक बार बस ट्रेन करना है, फिर ये सारे काम अपने आप करते हुए नजर आएंगे। तो ट्रेडिशनल एआई में आप लोग को उनको पैटर्न समझाने पड़ते हैं, ये पैटर्न समझ के सारे काम अपने आप कर लेंगे। यहां पर उसमें ह्यूमन को प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है कि भाई ये काम कर दो, इसमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है, आप लोग को एक बार इसको समझा देना है और फिर विदाउट आप लोग की डायरेक्शन ये सारा काम अपने आप करता हुआ नजर आएगा एज ए ह्यूमन की तरीके से। तो ये ट्रेडिशनल एआई और एजेंटिक एआई में आप लोग को फर्क नजर आएगा। रिसेंटली यहां पर जेमिनिड मेट्योर, तो ये अभी न्यूज में देखने को मिला, जिसको आप लोग उल्का पिंड बोलते हो। तो यहां पर इसके नाम से ये रिसेंटली न्यूज में था, और यहां पर जब ये न्यूज में था उस टाइम पर ये आकाश के अंदर में ऐसा चल रहा था जैसे कि फुलझड़ी हो, वो फट रहा था इस तरीके से। यहां पर एक तरीके से बारिश हो रही थी, फायर बॉल की आकाश के अंदर में लाइट जल रही थी। तो यहां पर ये काफी सुहावना एक दृश्य धरती से देखने को मिला। और इसकी जो पेरेंट बॉडी थी यहां पर, ये था एस्ट्रॉयड 3200, जिसको यहां पर फैथॉन बोला गया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जिसके अंदर से यहां पर फुलझड़ी टाइप के ओरिजिनेट होकर ये मेट्रोइड आप लोगों को झलकते हुए नजर आ रहे थे। नॉर्मली ये जो पैटर्न है आप लोगों को यहां पर ये दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है, इस तरीके की एक्टिविटी। और ये जो मेट्रोइड्स होते हैं यहां पर, ये ब्राइट स्टार्ट होते हैं, जो कि स्काई के अंदर में आप लोग को चमकते हुए नजर आते हैं। कई बार जैसे आप लोग कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, तो इस तरीके से आप लोग कहते हैं। तो इनको टूटता हुआ तारा कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हाँ टूटते हुए तारे से अपनी जो है मांग कर लो कुछ तो फुलफिल हो जाएगी। तो ये इस वजह से यहां पर आप लोग को कई बार ये न्यूज में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किससे यहां पर निकल कर आया, तो ये इसका नाम क्या है। तो कल को कोई बोल देगा रडार है, कुछ बोल दे, कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारे देश के अंदर में अलग अलग कंपनी काम करती हुई नजर आती है अलग अलग पैटर्न में। एक है महाक्राइम ओएस एआई। तो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस को, क्राइम को डील किया जा सके। खासकर माइक्रोसॉफ्ट और यहां पर साइबर आई मिलकर काम करेंगे यहां पर इस इनिशिएटिव को लेकर। तो भारत के अंदर में हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। तो लैंग्वेज फ्रेंडली है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेशन देखने को मिलेगा, डिमार्केट करेगा इन्वेस्टिगेशन टूल यहां पर। तो क्राइम नेटवर्क को बस्ट करेगा, तो महाराष्ट्र पुलिस और तरीके से यहां पर क्राइम को डील कर पाएगी। तो ये पॉइंट समझ सकते हैं। फिलहाल के टाइम पर कई सारे डेटा सेंटर के बारे में बात की जा रही है। एक डेटा सेंटर है जिसका नाम है सन कैचर, यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग को डेटा सेंटर बनाना है, आप लोग ऐसे समझो, आप लोग हार्ड डिस्क लेकर आते हो, हार्ड डिस्क में अपना डेटा इकट्ठा कर लेते हो। ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर में, एप्लीकेशन के ऊपर में जो भी वीडियोस जाती है कहीं ना कहीं तो सेव होती होंगी। तो उनका डेटा सेंटर चलाना पड़ता है, उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूअसली चार्ज रखना पड़ता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो अब सारी कंपनी क्या सोच रही है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी की सारी कंपनी, लोन मस्क की कंपनी की स्पेस में डेटा सेंटर बनाएंगे और वहां पर सोलर पावर्ड होंगे डेटा सेंटर। तो गूगल भी यहां पर इसी के ऊपर काम कर रही है और इसी ने नाम रखा है प्रोजेक्ट सन कैचर यहां पर। तो यानी कि ये क्या करेंगे, ये स्पेस में जाकर अपना ये सिस्टम तैयार करेंगे और वहीं से एनर्जी मिलती रहेगी, धरती से इनको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसका प्रोटोटाइप लॉन्च करने वाले हैं 2027 में। तो आने वाले टाइम में काफी रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा। तो प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है, एटलीस्ट आप लोग को नाम तो जरूर पता होना चाहिए, कल को और कुछ जानो या ना जानो। इंपॉर्टेंट है यहां पर धुर 64 माइक्रो प्रोसेसर, ये किसके द्वारा बनाया गया, हमारे देश के अंदर में सबसे पहली बात तो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। तो यहां पर ये सीडेक के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया 64 बिट का ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का हाई परफॉर्मेंस का एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रहा है। तो कल को चलकर पूछा जा सके तो भाई साहब अभी हम लोगों ने 64 का बनाया, यहां पर आगे चलकर धनुष और धनुष प्लस भी आप लोगों का आने वाला है, ये अंडर डेवलपमेंट है, ये हम लोगों ने फिलहाल अभी डेवलप किए हैं। तो आने वाले टाइम पर और डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में। बाकी कुछ और याद रख सकते हैं, शक्ति बनाया गया था 2018 में आईटी मद्रास के द्वारा, अजीत 2018 में आईटी बॉम्बे के द्वारा, विक्रम 2025 में इसरो के द्वारा। तीसरी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दजास यहां पर, या फिर तेजास आप लोग बोल सकते हैं, ये यहां पर 2015 में, ये यहां पर 2025 में सीडेक के द्वारा, और ध्रुवा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये है बेसिकली सीडेक के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस एंड टेक की बात करें तो। हमारे देश के अंदर में अगर एआई का इस्तेमाल करना है सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कि आर्मी वगैरह हो गया, तो उसके लिए फुल्ली इंडिजिनसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एकम एआई, मेड इन इंडिया, कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना विदाउट एनी फॉरेन सिस्टम, तो यूजर फ्रेंडली मल्टीफेज के थ्रू हमारे देश के अंदर में एकम एआई आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो यहां पर ऐसा सिस्टम अगर निकल कर आता है तो कल को चलकर किसी देश के ऊपर में डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी। तो भारत का है ये एकम एआई, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कल को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर, तो यहां पर स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा इसको जानने के बाद में। गांव वाले एरिया के अंदर में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारी चीजों को अपडेट किया जा रहा है आज की डेट में भी। तो इसके चलते यहां पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भारत नेट। ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग में यहां पर ओरिजिनल इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर दिया 2015 में, यहां पर भारत नेट। तो डिजिटल इंडिया के तहत में गांव वाले एरिया में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, जो कि आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। ये कंटिन्यूअस चल रहा है पिछले लंबे समय से, क्योंकि कोई छोटे मोटे गांव नहीं हमारे देश के अंदर में। लगभग 6.5 लाख के करीब गांव हैं और 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायत आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे गांव छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए 2-3 गांव को मिलाकर एक पंचायत बना देते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका बेसिक पर्पज ये है कि गांव में अगर इंटरनेट रहेगा तो जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी हम लोग गांव में भी पहुंचा पाएंगे, पर फिलहाल वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए यहां पर कोशिश की जा रही है कि गांव वाले एरिया में पहले इंटरनेट पहुंचेगा, और जब इंटरनेट पहुंच जाएगा तो फिर फैसिलिटी तो अपना आप पहुंच जाएगी यहां पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो 11 में स्टार्ट किया गया, पर ढंग से फोकस देना 2015 में स्टार्ट किया, और आज की डेट में इसकी प्रोग्रेस को चेक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये ढंग से पहुंचता है तो गांव वाले एरिया में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ सर्विस, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग सर्विस यहां पर, साथ ही साथ में डिजिटल से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव होते हैं, जियो एयरटेल की सारी फैसिलिटी गांव में मिल पाएगी। यहां पर यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया था इसके लिए, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, पर लेकिन फिर भी चीजें जो है ढंग से नहीं चल पाई। तो याद रखना, फंड था यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड। और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीबीएनएल, बीएसएनएल नहीं, बीबीएलएनएल, और स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया था, जो कि यहां पर रजिस्टर किया गया था रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट के तहत में। तो यहां पर ताकि फोकस किया जा सके सिस्टमेटिक वे में। हालांकि अब तो कंपनी एक्ट भी चेंज हो गया, तो गांव में फोकस ये था 100 एमबीपीएस स्पीड आ सकेगी यहां पर ग्राम पंचायत पर, और साथ में 2 एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक ब्रॉडबैंड हाउस होल्ड की फैसिलिटी दी जाएगी गांव में। तो ये पूरा का पूरा पर्पस था इसका। तो याद रखना, ये एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे देश के अंदर में अब तक भी इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि कब तक चीजें कंप्लीट हो पाती है। आप लोग कितने ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, आपके गांव में इंटरनेट की कैसी फैसिलिटी है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। इसका पहले नाम क्या था, क्या नाम चेंज कर दिया गया, और क्या बेसिक पर्पस था। तो ये बेसिक बातें एटलीस्ट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी, पब्लिक इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन एवरीवन, अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम यहां पर, ताकि लोगों तक चीजें पहुंच सके, यूनिवर्सल एक्सेस फोन मिल सके, आईटी की जॉब, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक, तो सारी चीजें गांव वाले एरिया में चाह रहे थे कि प्रोवाइड हम लोग यहां पर कराएं। पर लेकिन वही है, हमारे देश के अंदर में चीजें बोलना और उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो उसी को सुधारने की कोशिश यहां पर की जाती है। हमारे देश के अंदर में एक रडार है जिसको बोलते हैं डोपलर वेदर रडार, DWR। तो कल को चलकर कोई पूछे यार ये क्या है, तो सबसे पहले तो एक रडार है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर रडार है अब हमारे देश के अंदर में लगभग 87% एरिया को कवर कर रही है। यानी कि कल को चलकर डिटेक्ट करना, ट्रैक करना कि वेदर कैसा है, यहाँ पर कहां बारिश हो सकती है, कहां क्या क्या दिक्कत है, उसकी वार्निंग देना, पहले से ही फोरकास्ट करना। तो इसको करते हैं यूज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो आप लोग कहते हैं ना टेम्परेचर ऐसा है, डिजास्टर आएगा या क्या आएगा, साइक्लोन आएगा, फ्लान इम्काना। तो इसके लगे इंडिया के अंदर में मोर देन 35 डोपलर वेदर रडार लगाई गई कोस्टल रीजन से लेके साइक्लोन प्रोन एरिया में, ताकि चीजों को हम लोग मैनेज कर सके यहां पर। तो डोपलर जो वेदर रडार है यहां पर, ये डोपलर इफेक्ट पर काम करती है। डोपलर इफेक्ट ऐसे होता है जैसे आप लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, यहां पर एक गाड़ी हॉर्न बजाती है, ऐसे करके चली गई। तो जहां से आई पहले दूर थी आवाज, फिर पास आई, हाई आवाज हो गई, फिर दूर चली गई। तो यहां पर ये देखा जाता है रिटर्निंग इको कैसी आ रही है यहां पर, और ट्रांसमिटिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर वहां से रिटर्न होकर कैसे आ रही है। तो उसके बेसिस पर यहां पर चेक किया जाता है कि कितना, जैसे बादलों पर गई तो बादलों से टकरा कर रही, तो उसका फिर यहां पर चेक करते हैं कि किस तरीके से रिटर्निंग इको आ रही है, और उसके बेसिस पर फिर यहां पर ये पता लगाते हैं। तो ये रडार का सिस्टम काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा एक मैंने आइडिया दिया है बस आप लोगों को, कि आप लोगों को समझना हो तो आप लोग ये बोले कि सड़क से कोई गाड़ी जा रही है तो दूर से हॉर्न बजाती हुई आ रही है, सायरन बजाती हुई आ रही है, पास से निकल के चली गई। तो जब आप लोगों के पास में आए तो हाई को हुई, और बाद में वो चीजें चेंज होती चली गई आराम आराम से। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये डोपलर रडार अब हमारे देश के अंदर में अच्छे खासे लेवल पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है पहले के कंपेयर में। पहले तो हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते थे,
कितना यहाँ पर कवर किया जा रहा है, पहले सही से फोरकास्टिंग भी की जाती थी और फोरकास्टिंग भी अब आप लोगों को अच्छी देखने को मिल रही है। तो डोपलर वेदर रडार के बारे में ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कन्वेंशनल रडार जो नॉर्मल रहती है उससे ज्यादा बेटर रहती है, यहाँ पर मेजर करती है विंड की स्पीड को भी, जो कि वो नहीं कर पाती है। तो कल को चलकर बोले कि नॉर्मल रडार में इसमें क्या फर्क है यहाँ पर, तो रेन को तो दोनों डिटेक्ट कर लेती है, पर लेकिन विंड को यहाँ पर डोपलर ही डिटेक्ट कर पाती है। स्टॉर्म कोई आ रहा है उसको भी डोपलर ही डिटेक्ट कर पाती है। अर्ली वार्निंग ये लिमिटेड है, ये हाई है, तो इसलिए डोपलर रडार ज्यादा बेटर मानी जा रही है और जगह जगह हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिप्लॉय भी कर दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो साइक्लोन, फ्लड, लाइटनिंग जैसी सारी चीजें यहाँ पर ये कवर करेगी और इन्फॉर्मेशन देगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में आते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो यहाँ पर इनको सारी जो डोपलर है ये इनको मैनेज करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। आशा करता हूं कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, ये हमारे देश के अंदर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के लिए काम करती है, जिसका नाम है यहाँ पर INSPAC। इसको फुल फॉर्म आप लोग बोलेंगे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन। तो यानी कि प्रमोट करती है, यहाँ पर प्रमोशन करती है स्पेस से रिलेटेड, यानी कि कल को चलकर अगर कोई यहाँ पर एक तरीके से स्पेस के फील्ड में कुछ करना चाह रहा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्शन करना पड़ेगा, तो ना कि इसरो के, क्योंकि इसरो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला, ये स्पेस लैब हमारा ये इनिशिएटिव है इसका, तो कल को चलकर पूछे किसका इनिशिएटिव है, तो इन स्पेस का इनिशिएटिव है यहाँ पर। तो ये अपने ही तरीके का पहला स्पेस इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा जो देश के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये हमारे देश के अंदर में जो एकेडमिक है इंस्टीट्यूशन, उनको साथ में लेकर लॉन्ग टर्म विजन है, ताकि स्पेस के फील्ड में हम लोग अच्छे से काम कर सकें, और ये यहां पर इसके लिए काम कर रही है। तो पहले यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिंगल विंडो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, ज्यादा धक्के नहीं खाने, अपना मिशन यहां से स्टार्ट किया सकता है। ऑटोनोमस है, एडमिनिस्टर कंट्रोल रहता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में। ये यहां पर बेसिकली स्पेस में रिफॉर्म लाने के लिए, ताकि कल को कोई प्राइवेट भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको भी सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे देश में सरकार अभी क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि सरकार के साथ में प्राइवेट वाले भी आकर जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट करें, सरकार कोई सारा खर्चा नहीं करना पड़े। तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला ये इसी फील्ड में काम करती नजर आएगी, जो कि हमारे देश के अंदर में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉलेजेस वगैरह, तो वो भी यहां पर आकर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट 75% यहां पर फंडिंग प्रोवाइड कराती हुई नजर आएगी, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक की कैप है पर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो मिलजुल कर काम किया जाएगा यहां पर, और वैसे प्राइवेट वाला भी अगर आकर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए भी खुले दरवाजे हैं यहां पर, ताकि चीजों को अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो ये अच्छे इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, तो दुनिया भर में इसी तरीके से काम चलता है मिलजुल कर, तो हमारे देश में भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ही बन सकता है। IIT दिल्ली के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया AILA, तो यहां पर ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंस, मिलकर किसके साथ में, डेनमार्क और जर्मनी के साथ में। तो डेनमार्क और जर्मनी को आप लोग लोकेशन देखो मैप में कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग याद रख पाओगे। तो यहां से अगर आप लोग चलोगे तो आप लोग यहां पर डेनमार्क और यहां पर जर्मनी, तो इनके साथ मिलकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल आप लोग गूगल को कहते हैं, गूगल ये लोकेशन कहां पर है, तो गूगल बता देता है, आप लोग उसको बोलते हो तो वो रिएक्ट करता है। पर एजेंट ऐसा है, उसको पहले से ही बोल के छोड़ दोगे कि तुम ये काम कर देना। जैसे नहीं घर में आप लोगों ने कोई नौकर छोड़ दिया कि जब तक मैं आऊं घर का सफाई कर देना सब कुछ, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर अगर चाहते हैं किसी को आप लोगों को रिप्लाई करना है, तो आप लोग इसको बोलकर छोड़ दोगे कि मेरे मम्मी पापा का फोन आए, को मैसेज आए तो ऐसे रिप्लाई करना, रेस्पेक्ट के साथ में, दोस्त का आए तो मजे लेकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आए तो लवी डबी होकर, तो ये सारे काम आप लोग के हिसाब से कर देगा, उस हिसाब से रिप्लाई कर देगा यहाँ पर। तो ये ऐसा सिस्टम आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमारा देश इसमें अभी आगे चल रहा है यहाँ पर। तो ये जस्ट सपोर्टिंग टूल नहीं है, अपने हिसाब से काम करता हुआ IIT दिल्ली इंटरनेशनल लेवल पर काम करिए। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रहेंगे, कल को चलकर यहां पर अगर लैब में छोड़ दिया कोई काम करने के लिए, तो वो सारे काम निपटाए मिलेगा अपने आप से ही इंडिपेंडेंटली यहां पर। तो ये एक तरीके से आप लोगों को रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग करना, लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करना, तो ये अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। सोचो आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना है, लेबोरेटरी में इसको चला के छोड़ दो, ये जब तक आप लोग सो घूमो फिरो खाओ, ये काम कर कंप्लीट कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर डेवलप की जा रही है आज की डेट में। तो याद रखना हमारे देश का है, IIT दिल्ली का है ये, और यहां पर इंडिया, डेनमार्क और जर्मनी के साथ में मिलकर काम कर रहा है साइंटिफिक फील्ड के अंदर में। तो ये पॉजिटिव है। देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में घोस्ट पेयरिंग के बारे में बात की गई, ये बेसिकली मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री है उसने यहां पर ये बोला कि आज की डेट में कई बार आप लोग के व्हाट्सएप अकाउंट को जो है वो पेयर कर लिया जाता है एक घोस्ट के द्वारा, जिसको आप लोग देख नहीं पाते हैं।
यानी कि आप लोगों के पास में कोई फोन नहीं आएगा, कोई सिम नहीं आप लोगों का हैक करेगा, कोई पासवर्ड हैक नहीं करेगा। बस आप लोगों को एक तरीके से ट्रस्ट के थ्रू आप लोगों के फोन में एंट्री की जाएगी। जैसे कि आप लोगों को कोई नहीं जानने वाला हो, हाय कैसे हो, फोटो पर क्लिक कर दो, डॉक्यूमेंट कोई ओटीपी, उसके थ्रू एक बार एंट्री कर ली तो पूरे फोन को वो कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। यानी कि घोस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो दूर बैठा हुआ कंट्रोल करेगा, पेयर करेगा। पेयर मतलब कि आप लोग पूरे फोन को अपने कंट्रोल में रखेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नॉर्मली व्हाट्सएप हो गया या फिर आप लोग का सिग्नल हो गया या कोई टेलीग्राम जैसा एप्लीकेशन हो गया, तो वो प्राइमरी इसके विक्टिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसीलिए मिनिस्ट्री ने यहां पर एडवाइजरी इशू की, लोगों को अवेयर कराया गया। व्हाट्सएप अकाउंट पर खासकर किसी पिक्चर पर या कोई भी ऐसी चीजों पर आप लोग क्लिक ना करें ताकि आप लोग का फोन वगैरह कोई हैक करता हो यहां पर नजर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हमारे देश के अंदर में जनता के पास में फोन तो है पर वो नहीं जान पाते रियलिटी में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। सामने से आया हाई क्लिक दिस पिक, या फिर कोई ये बोल रहा है कि योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, तो आप लोग इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, पता नहीं कहां कॉल कर रहे हैं। तो यहां पर कोई सिम के साथ में, पासवर्ड के साथ में कोई टेक्निकल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप लोगों के साथ में मैसेजिंग की जाएगी ताकि आप लोगों को अपने कंट्रोल में किया जा सके और किसी फोटो, डॉक्यूमेंट या ओटीपी का क्लिक कराकर आप लोगों की चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाएगी। यह सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी की जारी। तो घोस्ट पेयरिंग क्या है? तो सोशल इंजीनियरिंग है जो कि बेस्ड ऑन द साइबर अटैक, जो कि यहां पर सीक्रेटली आप लोगों के फोन को पेयर करेगा, आप लोगों की डिवाइस को अपने कंट्रोल में ले लेगा और फिर वहां से सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी रिसेंटली न्यूज में थी कई सारी बातें। तो घोस्ट पेयरिंग क्या होती है एटलीस्ट पता होना चाहिए। मैंने कहते हैं पेयरिंग बना लेना, एक लड़का एक लड़की आपस में जुड़कर पेयर बना लिया, अच्छा पेयर दिखता है। तो यहां पर घोस्ट यानी कि भूत, जिसको देख नहीं पा रहे हैं, वो पेयर बना रहा है आप लोगों के फोन का और वो आप लोगों को हैक किए बैठा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसलिए अपने व्हाट्सएप, अपने फोन को ना तो किसी को दो, साथ ही साथ में ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भेजे गई किसी लिंक, फोटो पर अननोन का आप लोग बेसिकली क्लिक करो। किसी कोई भी अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है उसको इग्नोर मारो। ज्यादातर किससे बात हो रही है और यहां पर उसके थ्रू कोई कुछ भेज रहा है जिस पे आप लोगों को ट्रस्ट है, उन्हीं चीजों को आप लोगों को खोलना है या फिर टच करना है। ओके दोस्तों, यहां पर जो बात की जा रही है सोलर ऑर्बिटर स्नैप्स के बारे में। तो ये क्लीनेस्ट पिक्चर है सन की, जो कि यहां पर अगर जूम करके देखेंगे तो यहां पर ली गई है सोलर ऑर्बिटर के द्वारा, यहां पर बेसिकली जो कि ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ ले जाता है कि भाई साहब ये किसकी बेसिकली इनिशिएटिव है? तो सोलर ऑर्बिटर जो है यूरोप का और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया। सन जो है बेसिकली उसकी पिक्चर ली गई यहां पर। तो सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसमें 10 जो साइंस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, डिजाइन किए गए हैं ताकि सूरज की चीजों को समझा जा सके। आज से नहीं है, काफी साल से, लगभग 3-4 साल से इसको लॉन्च किया गया था और फर्स्ट इमेज जून में इसने तैयार की थी। अभी यहां पर अगर बात करें, मिशन जो है वो शेड्यूल है लास्ट करने के लिए 27 तक यहां पर ये रहने वाला है। तो अगर कोई पूछा आप लोगों से, याद रखना कि पिक्सल क्या है, 9148 से लेकर 9112 पिक्सल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इमेज यहां पर सेंड की गई है। ठीक है, तो पिक्सल जो है इसके बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक शानदार पिक्चर यहां पर इसके द्वारा लाई गई है। वैसे 83 मिलियन पिक्सल की है टोटल, जो कि अच्छा एक एक डिटेल सूरज के बारे में दिखा रही है। ठीक है, सूरज की पिक्चर लेना आसान नहीं है क्योंकि जलाकर राख कर देगा जरा सी देर में। तो इसलिए ऐसी कोई पिक्चर निकल कर आती है तो बहुत ही बड़ी बात है ये। ऐसा ही एक मिशन अगर आप लोगों से कोई पूछे किसका मिशन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पेस मिशन, जो कि नासा का है। इसमें बात की जा रही है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, यानी कि समुद्र के ऊपर फोकस करने वाला ये मिशन 2024 में नासा का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ओशन कलर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके ओशन के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर स्पेक्ट्रो जो पोलरीमीटर फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन, हाइपर एंगुलर रिसर्च पोलरीमीटर, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक है कि ये ओशन के कलर की स्टडी करना चाहते हैं। अलग अलग जगह ओशन का कलर चेंज होता है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारे आर्टिकल्स मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किए कि यहां पर मुंबई के अंदर में ये कलर पाया गया ओशन का, कहीं पर कुछ है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके कलर को एनालिसिस करके ये आप लोगों के सामने डिटेल रखेगा लाकर। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। ये फतेह है जो है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये ईरान का एक हाइपर सोनिक आप लोगों को मिसाइल सिस्टम देखने को मिला फतेह, जिसके बारे में याद रखना, जो कि यहां पर एक तरीके से फतेह का मतलब होता है कॉन्कर करना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि डेवलप की गई ईरान के द्वारा, और इसका ये एक फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, जो कि काफी स्पीड होती है, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहां पर फतेह मिसाइल के बारे में, तो हल्का सा याद रखेगा किसकी है। ये है हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी नहीं है, थोड़ा सा दूर है हालांकि, जहां पर हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो है वहां पर फतेह मिसाइल।
साइबर अटैक जो है उसने बेसिकली बहुत ही बुरी हालत कर रखी है दुनिया की। तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इसका एक तरीके का यहां पर ट्रेनिंग करवाया गया यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में आया, क्योंकि साइबर अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर में। इसीलिए हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोस्तों ये 2018 में लॉन्च किया, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। एम क्या था, ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा सके। और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी आप लोगों को देखने को मिलता है इसके तहत में, जो काम करते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो कल को चलकर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग भी इसके बारे में याद रखेगा कि हमारे देश के अंदर में ऐसा सिस्टम है जो कि इस लेवल पर काम करता है। अभी रिसेंटली विनबैक्स एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर। तो ये एक्सरसाइज किसकी थी, ये 2018 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, स्टार्ट की गई थी। अभी यहां पर इसका एडिशन जो था 2018 में फर्स्ट ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इस एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में। अभी यहां पर ये 2022 में बेसिकली देखने को मिली थी चंडी मंदिर, जो बेसिकली चंडी मंदिर जो मिलिट्री स्टेशन है ये इंडिया के अंदर में। अब की बार कहां पर देखने को मिली, हनोई वियतनाम के अंदर में। यानी कि ऑल्टरनेटिवली होती है, एक साल इंडिया के अंदर में और एक साल वियतनाम के अंदर में, और दोनों के बीच में एक्सरसाइज है, नाम है इसका विनबैक्स। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से डिफेंस एनडीए सीडीएस के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ईरान आजकल खूब काम कर रहा है, अभी याद रखना आप लोगों से पूछे कोई यहां पर करार कम्बैक्ट ड्रोन जो है वो किसका है, यहां पर ये भी ईरान का देखने को मिलेगा। अनमैन कम्बैक्ट एयर व्हीकल है, यहां पर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहा है आज के डेट में ईरान। तो उसका एक नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट लॉन्ग एंड्योरेंस कम्बैक्ट कैपेबल एक ईरानियन मॉडल ड्रोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस्तेमाल होता हुआ नजर आए। ईरान का जो ड्रोन है यहां पर, ये कंसर्न बढ़ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है होते ही कम्युनिटी जिसको ईरान सपोर्ट करता है उसके ऊपर यूएसए जो है वो अटैक कर रहा था रिसेंटली अभी। तो इसके चलते आने वाले टाइम में प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है और ज्यादा, अगर होते ही कम्युनिटी को यहां पर ईरान कोई ऐसी चीजें सप्लाई कर देता है तो यूएसए की नाक में नकेल कस जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दुनिया के आयरन, जो इजराइल के आयरन डोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहां पर बात की जा रही है इंडिया का आयरन डोम। ठीक है, एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति यहां पर देखने को मिली। इंडिया का जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया 4 टारगेट साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही मिसाइल के अंदर में से 4 टारगेट को यहां पर हिट करने वाला ये सिस्टम, दुनिया आज की डेट में इसको खरीदने के लिए लाइन लगाई बैठी है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ आविष्कार कर दिया। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है वनरेबल एरिया को, जहां पर एयर स्ट्राइक हो सकती है कल को। इंडिजिनसली डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ की एक शानदार परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर बोल सकते हो, जो इसके तहत निकल कर आई और दुनिया ने सैल्यूट किया, और खरीदने के लिए भी भाई साहब लाइन में लगे हुए। तो ये सैल्यूट है हमारी डिफेंस के लिए। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, कहीं पर इंडियन लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंडियन ओशियन के बारे में बात की जा रही है। वो अलग बात है कि नाम हमारा ही है, ठीक है, जिससे चाइना चिढ़ता है। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला इंडियन नेवी का, 2008 आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां से इसको स्टार्ट किया गया था, मिलकर इंडियन नेवी ने कन्विंस किया कि आओ मिलकर काम करते हैं, इंडियन ओशन के अंदर में एक अपना ग्रुप बनाते हैं। ये इनहेंस करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन, अलग अलग लेवल पर मिलकर काम करते हैं। और इसी के साथ में यहां पर इंडिया के बारे में बात करें, 2018-10 यहां पर देखने को मिलेगा इंडिया के द्वारा भी इसको अपने बेसिकली मीटिंग को हेड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टाइम होता है यहां पर ये सिंपोजियम, तो हमने ही स्टार्ट किया था, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, और हम ही होस्ट थे यहां पर। इसके अंदर में अलग अलग जो चीफ होते हैं बेसिकली वो मिलकर काम करते हैं, जो नेवीज के, और ये बाई एनुअली देखने को मिलता है, इनके 2 साल में एक बार होता है, इसलिए 8 से लेकर 10 तक हमारे देश के अंदर में हुआ। अभी रिसेंटली ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ये बैंकॉक के अंदर में, थाईलैंड में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो थाईलैंड जो बेसिकली यहां पर ये इसके अंदर में यहां पर देखने को मिला, बैंकॉक के अंदर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। रसिया के ट्रूप्स के द्वारा यहां पर NASAMS, इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया अभी यहां पर, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम था यहां पर। ठीक है, तो ये एक तरीका जो सिस्टम था यहां पर, ये सिस्टम डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये है बेसिकली रैथोन यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ में यहां पर यह है कोंगसर्ब जो डिफेंस एरोस्पेस है नॉर्वे का, इसके द्वारा। लगभग आज की डेट में 13 देश ऐसे हैं जो कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूएस से दुनिया को बेचता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 13 कंट्री ऐसी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके का शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। समझने के लिए आयरन डोम के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो रसिया ने इसको ध्वस्त किया अभी रिसेंटली, इसलिए न्यूज में था यहां पर ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोग को कतई नहीं है।
एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के सामने लिखी है जिसका नाम है INTRANS-SE प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आया, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आगे लेकर चलने वाली मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉर्मली आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो। ये INTRANS क्या है, यहां पर इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली सिस्टम है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर। तो ये सामने निकल कर आया, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है कई सारी चीजों को लेकर हमारे देश के अंदर में, जो कि सिनर्जी एक लेकर आएगा। सिनर्जी का मतलब क्या है, मिलकर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर काम करेगी IITs के साथ में, ISC के साथ में, IIM के साथ में, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे CDAC हो गया हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो उनके साथ में मिलकर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम यहां पर ये चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि आने वाले टाइम में यहां पर काफी इफेक्टिव रहेगा, ग्राउंड लेवल पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हूं यहां पर नजर आएगा। तो ये एक तरीके कॉन्फ्रेंस आप लोग बोल सकते हो, जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंटेलिजेंट हो, यानी कि कोई गाड़ी अगर जा रही है तुरंत अपने आप ही वहां पर उसकी सारी नंबर, सारी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, अगर कोई जा रहा है यहां पर, सारी चीजें एक तरीके से आप लोग कनेक्ट करके रखोगे सिस्टमेटिक वे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हाईटेक प्रोग्राम के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप किया जा सके, और लोगों के लिए एक सुखद माहौल देखने को मिले जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करें। फर्स्ट फेज था 2009 से लेकर 12 तक का, सेकंड फेज 2019 से लेकर 21 तक का। अभी देखते हैं आगे चीजों को कैसे लेकर चला जाना है। विकसित भारत में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो शानदार होना चाहिए, तभी आप लोग उसको विकसित भारत की कैटेगरी में रखोगे, है कि नहीं। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है नासा के बारे में। नासा कौन है? यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी प्यारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इनकी नासा है। इसने अभी यहां पर सुपर अर्थ खोजा है, जिसको बोला है हैबिटेबल है, यानी कि रहने लायक है। और यहां पर इसकी डिस्टेंस 137 लाइट ईयर बताई गई है। जैसे नहीं किलोमीटर में हम लोग धरती की दूरी नापते हैं, ऐसे लाइट ईयर में नापी जाती है। एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर है, जाकर सर्च करना, मुझे बताना, ठीक है। किसके थ्रू यहां पर इसको चेक किया गया है? तो इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टिस, मतलब ये एक तरीके ट्रांजेक्टिंग एक्सोप्लैनेट, ये सर्वे सैटेलाइट सिस्टम मिशन लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, जो कि यहां पर काम करता है काफी शानदार तरीके से। और ये केपलर जो स्पेस टेलीस्कोप था उसका एक नेक्स्ट वर्जन देखने को मिला था। ये स्पेस एक्स के साथ मिलकर यहां पर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है यूएसए के अंदर में, कैप जिसका नाम है यहां पर कानेवर। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया और यहां पर मेन मिशन जो था वो कंक्लूड हो गया था, पर लेकिन फिर भी ये शानदार तरीके से काम कर रहा है और कई सारी इंफॉर्मेशन और यहां पर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए याद रखिएगा कि यहां पर इसने बोला है कि एक और पृथ्वी है जो कि रहने के लायक है और उसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो किसने खोजा है, किसकी एजेंसी है और कौन सा प्रोजेक्ट है? तो बेसिक है ये साइंस एंड टेक के अंदर। हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर रिसेंटली पृथ्वी विज्ञान, ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते इनहेंस किया जा रहा था रिसर्च को देश के अंदर में, खासकर वेदर, क्लाइमेट, ओशन या पोलर रीजन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये प्रोग्राम है। आगे आने वाले टाइम में ये याद रखना, 21 से लेकर 26 तक आप लोग इसको याद रख सकते हैं। पर्पज ये है कि अर्थ पर जो भी इंसिडेंट या दिक्कतें देखने को मिलती हैं उनका सबका सोल्यूशन एक जगह आ जाए, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी विज्ञान रखा गया। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग समझ सकते हैं, ओके। एक प्रोग्राम इसरो के द्वारा स्टार्ट किया था, ये जरूर याद रखना, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 में। यहां पर ये बेसिकली प्रोग्राम है, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए थे। तो यहां पर हर साल ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या रहता है जो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो युवक रहते हैं, जो यंग बच्चे रहते हैं, उनको विज्ञान के फील्ड में इंक्लूड करने की बात की जाती है, ताकि उनको यहां पर एक तरीके से आने वाले टाइम में, जैसे लोग बोलते हैं मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे क्या बनना है, तो वो बोले मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो यहां पर ये जय विज्ञान, जैसे आप लोगों को पता है ना, जय विज्ञान, इसी के साथ में जय अनुसंधान, तो इसके ऊपर में फोकस किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, ये बच्चों तक, यंग बच्चों तक पहुंचाई जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये 8th स्टैंडर्ड से यहां पर इसके अंदर में बच्चों को लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां से फाउंडेशन रहेगा तो अच्छा चलेगा। तो इसरो का एक शानदार इनिशिएटिव, सैल्यूट करने वाला, जिसमें बच्चों को सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है। दोस्तों हमारे देश की इसरो है, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV, जो यहां पर इस्तेमाल करके C58, जिसको एक्सपोसैट का नाम यहां पर दिया गया। एक्स रे पोलरोमीटर, ये सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, ड्यूरेशन 5 साल है, लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाला है। 2 पेलोड लेकर गया, जिसको पोलिक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, एक्सरेज बोला गया।
इसी के साथ में SPEX यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग का नाम दिया गया, ये यहां पर लॉन्च किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर ये ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के थ्रू, यहां पर ये नियर अर्थ के पास में, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहां पर इसके बारे में समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में 4,797 करोड़ रुपए पृथ्वी स्कीम के लिए यहां पर अभी अर्थ साइंस रिसर्च के लिए अभी हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दिए, तो इसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया था। ये पृथ्वी जो स्कीम है, इसके तहत हम लोग एटमॉस्फेयर क्लाइमेटिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे, ओशन के ऊपर में स्टडी करेंगे, पोलर साइंस यहां पर डिस्ट्रिक्ट करेंगे, अर्थ के अंदर में जो भूकंप वगैरह आते हैं उसकी स्टडी करेंगे, और यहां पर एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की स्कीम है 2021 से लेकर 2026 तक, ये यहां पर इसके अंदर में 4,797 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो इसकी वजह से ये स्कीम जो थी वो फिर से न्यूज में थी, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। जापान का एक मिशन जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम था स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये यहां पर नाम रखा गया, और ये लॉन्च किया गया यहां पर मित्सुबिशी हेवी जो H2 रॉकेट है उससे यहां पर, और यहां पर ये जापान का जो आइलैंड है जिसका नाम है यहां पर तंगीसीमा, ठीक है, तो उससे यहां पर इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जापान यहां पर 5वीं कंट्री बन गया है, इससे पहले इंडिया ऑलरेडी अपनी स्टेब्लिशमेंट कर चुका है। अब बेसिक बात क्या है कि यहां पर ये जाकर वहां पर अपने पंख जो है वो ढंग से यूज नहीं कर पाया, खोल नहीं पाया, जिससे माना जा रहा है कि सोलर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जापान तो सक्सेस बोल रहा है इस मिशन को, पर कई सारे लोग इसको फेलियर बता रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर रिजल्ट क्या निकल कर आता है। पर यह गर्व की बात नहीं है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नहीं कर पा रही है मिशन, और हमारी इसरो वहां पर झंडे गाड़ कर बैठी है कब की। तो आप लोग को इसरो के लिए और इज्जत बढ़ जाती है जब कोई ऐसी न्यूज सामने निकल कर आती है कि नहीं। तो सैल्यूट है हमारी इसरो को दिल से। यहां पर स्टार लगा लेना, एक सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है मेथेन सेट। मेथेन सेट मतलब यानी कि मेथेन का जो एमिशन होता है उसके ऊपर में ध्यान रखने वाला सैटेलाइट। तो मेथेन जो सेट है यहाँ पर मीट मेथेन सेट, यहाँ पर सैटेलाइट जो है इसका नेम भी दिया गया इसीलिए ताकि यहाँ पर जो मेथेन का एमिशन है यानी कि CH4 का जो एमिशन है उसको ये एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके और बता सके कि कौन कौन सा देश जो है वो बदतमीजी काट रहा है। तो यहाँ पर ट्रेस करेगा मेथेन ग्लोबल स्केल पर और प्रमोट करेगा इन्वायरमेंट डिफेंस के तौर पर यहाँ पर। तो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड फिर प्रोवाइड कराएंगे। US बेस यहाँ पर नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ये एडवोकेसी ग्रुप है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा मेथेन रिलीज करता है, फिर आप लोगों को यहाँ पर चाइना और ये यूरोपियन यूनियन वाला एरिया देखने को मिलेगा। अगर बात करें रसिया, ठीक है ना, तो डेवलपिंग पार्टनर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को दूसरी भी जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है सेमी हटन्स जो यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स ये ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, यह है स्मिथसोनियन, ठीक है। तो स्मिथसोनियन जो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी है ये भी, और मिशन पार्टनर गूगल है। एक बार को ये आप लोग इसमें आप लोग एक बार को जो जितना याद रखो पर लेकिन गूगल का नाम जरूर याद रखना मेथेन सेट में, क्योंकि लोकेशन बेस्ड जो ट्रेस होगा उसमें गूगल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये समझ सकते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में गूगल मिलकर काम कर रहे हैं, सीधा ये आप लोग याद रखना ताकि चीजों को ट्रेस किया जा सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रखना। तो यहाँ पर मेथेन सेट जो है वो यहाँ पर बताएगा कहां पर मेथेन यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रही है। एरिया ऑफ एमिशन देखने को मिलेगा, उसके बारे में बताएगा। कहां पर कितने बड़े बबल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जहां से भी निकल कर आएगा। तो एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यार यहाँ पर मेथेन निकल कर आ रही है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक की बात हो और इसरो की बात ना हो तो कोई मजा ना आए। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, कुलाशेखरपत्तनम। ये स्पेस पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को नजर आएगा, थित्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसको अभी यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। सेकंड स्पेस एजेंसी एग्जिस्टिंग जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है तो उसके बाद में सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। फोकस ये रहेगा इसमें स्टार्टिंग में कैसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं यहाँ से, वो भी कमर्शियल बेसिस पर। कमर्शियल बेसिस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर तो आप लोगों को पता है श्रीहरिकोटा है, सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में तमिलनाडु के अंदर में। श्रीहरिकोटा कहां पर है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बताइए। अभी यहाँ पर कमर्शियल सैटेलाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोग जो हैं हम लोग यहाँ पर इसको कमर्शियली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूसरे की भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। मान लीजिए कल को कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहता है पाकिस्तान या फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर म्यांमार या फिर चाइना या फिर USA। सर USA हमसे कराएगा, हिस्ट्री उठा के देखो, बहुत सारे USA के सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं। क्यों सर, उनके पास में नहीं है क्या, है, पर लेकिन उनके वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नासा हो गई या फिर उनकी स्पेस एक्स हो गई,
वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली सैटेलाइट लॉन्च करती है, उसके आधे या फिर 1/3 में हमारी इसरो लॉन्च कर देती है। तो सस्ता है, टिकाऊ भी है और सक्सेस जो रेशियो है वो भी अच्छा खासा है। तो इसरो इसलिए काफी अच्छे से सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो यहाँ पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जिसके बारे में बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। सारी बातें एक एक कर मैंने बता दी, पहले कहां था अब कहां पर है, तो आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है ना। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यह बोला गया कि 2035 तक का इसरो के गोल क्या क्या है, उसके बारे में बात की। इंडिया का जो मून मिशन है वो तो आप लोगों ने देखा, शानदार तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रही। पर मून पर आदमी भेजने की बात की गई 2040 में। तो क्या क्या बातें हैं आप लोगों को पता है। आदित्य L1 मिशन हमारा सूरज के लिए देखने को मिल रहा है, चांद के लिए चंद्रयान, मंगल के लिए आप लोगों को मोम मिशन देखने को मिलता है। मोम की फुल फॉर्म क्या है? गगनयान मिशन जो है यहाँ पर, ये स्पेस फ्लाइट के बारे में बात की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चांद पर अपने लोगों को भेजने की बात की जा रही है और वीनस मिशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इसरो ने काफी बड़े बड़े टारगेट बना रखे हैं। आप लोग भी जिंदगी में कुछ टारगेट बनाओ ताकि उनको अचीव करें तो लगे कि इंसान ने जिंदगी जो है वो पलट के रख दी। तो कुछ ना कुछ ऐसा शिफ्ट जिंदगी में आना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या टारगेट है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में जरूर बताना, ताकि उनको ढंग से फोकस भी करके चलो तो अच्छा लगे कि हाँ यार कुछ तो अचीव किया है। नेक्स्ट यहां पर नासा का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नासा कोशिश कर रहा है कि डीपली घुस जाए जाकर मिल्की वे के अंदर में, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है उसके लिए नासा का प्रोजेक्ट है। इसका नाम रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इसके थ्रू यहां पर ये एक ऑब्जर्वेटरी है, इसमें लॉन्च की जाएगी 26 में। तो आप लोग देखकर जगो कि आप लोगों को एडवांस में तैयारी करा रहा हूं आने वाले के एग्जाम के लिए। जो आगे फ्यूचर में एग्जाम देंगे तो उनके लिए आप लोग सोच सकते हो कि आगे भी ये मिशन आप लोगों को कईयों सालों तक न्यूज में देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तो लॉन्च किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो मिशन का जो प्रोजेक्टेड जो यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली काम किया जा रहा है। तो लास्ट 4-5 ईयर तक यहां पर ये चलने वाला है। मिशन मॉनिटर करेगा बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार और यहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इसमें ऑलरेडी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कोशिश की जाती है कि हम लोग कैसे इसको अंडरस्टैंड करें। एक आप लोगों को बार्ड स्पैरल टाइप का आप लोगों को गैलेक्सी का पैटर्न देखने को मिलेगा। 13.6 बिलियन ईयर ये काउंट करें तो आप लोगों को यहां पर इसकी एज नजर आएगी। और इसी के साथ में 1 लाख लाइट ईयर अक्रॉस द साइज यहां पर ये फैली हुई गैलेक्सी है हमारी। तो उसके बारे में जानने की इच्छा रहती है लोगों की, खासकर जो लोग जो हैं जो अंतरिक्ष में इंटरेस्ट रखते हैं स्पेस में, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और पता भी चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है आसपास वाले रीजन में। मैक्सिमम लोग को तो यही नहीं पता चलता है कि दिन में क्या चल रहा है, दिन कहाँ खत्म हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर घुस रहे हैं। तो अपना अपना इंटरेस्ट है भाई। ये एक स्टार लगाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। आप लोगों को पता है नासा के साथ में मिलकर अलग अलग लोकल स्पेस एजेंसी काम करती है, पर हमारे इसरो के लिए अब तक कोई ऐसी चीजें हुआ नहीं करती थी। पर अभी हमारा इसरो भी जो है वो लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहा है ताकि इस फील्ड में लोग आ सके। स्काई रूट ऐसा ही एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जिसमें विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया गया। यहां पर स्काई रूट एक कंपनी के द्वारा विक्रम 1 रॉकेट इसका नाम यहां पर रखा गया, जो फादर ऑफ जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उनके नाम पर रखा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर ये आप लोग को चक्कर लगाता हुआ यहां पर बेसिकली नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चन बने, हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। जो ये लॉन्च किया गया, ये फॉर्मर इसरो के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा यहां पर ये चीजें आगे देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस फील्ड में काफी शानदार देखने को मिल सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो आप लोगों को लियो ऑर्बिट में देखने को मिलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, जो एज ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहां पर नजर आता है। पृथ्वी के पास में होता है और पृथ्वी का एनालिसिस करने के लिए, सरफेस को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप लोग। हमारे देश से शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे। यहां पर जब इंटरनेशनल स्टेशन में पहुंचे तो यहां पर उन्होंने इंटरेक्शन किया स्टूडेंट्स के साथ में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में बात की, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जब कोई इंसान जाता है तो फिर यहां पर सिग्नल कैसे आएंगे यहां पर ग्राउंड लेवल पर। तो इसको हम रेडियो या फिर एमेच्योर रेडियो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये एक नॉन कमर्शियल 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक लाइसेंस के थ्रू यहां पर दिया जाता है। तो पर्सन अगर यहां पर किस तरीके से यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पर पर्सनल रिक्रिएशन, अपनी रुचि के लिए या टेक्निकल एक्सपेरिमेंट के लिए, इमरजेंसी में कम्युनिकेशन, डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन कमर्शियल है, यानी कि ऐसे नहीं जैसे नॉर्मल रेडियो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। ये ऑपरेट किया जाता है लाइसेंस बेसिस पर। गवर्नमेंट आप लोगों को यहां पर नॉर्मली यूज करती हुई नजर आती है इसके यहां पर, तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले भी। ये VHF, UFF या HF यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इन पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है।
है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यहाँ पर इसके बेसिस पर ये चीजें डिसाइड करती हैं कैसे इसको यहाँ पर यूज करना है। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो टेलीग्राफ एमेच्योर सर्विस रूल बनाए गए 1978 में, उसके बेसिस पर लाइसेंस दिए गए और उसके बेसिस पर हमारे देश के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम पर अगर सिग्नल अवेलेबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पाए जाते हैं। तो याद रखना, इसलिए मैंने बोला था कि कभी कभी न्यूज में आती है तो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छे करने जाते हैं और कई बार दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर टेक्सास के अंदर में फ्लड आ गई, यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश कराई गई, काफी दिक्कतें देखने को मिली, कई सारे लोगों की जान चली गई। तो क्लाउड सीडिंग काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। भारत में भी दिल्ली के अंदर में यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने की बात की गई थी, उस टाइम पर भी न्यूज में था। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली वेदर को मॉडिफाई करके यहाँ पर एक तरीके से बादल जो रहते हैं वो पानी लेकर चल रहे होते हैं, तो उनमें यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। सिल्वर आयोडाइड जो है यहाँ पर वो जाकर क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, हैवी हो जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, तो फिर नीचे गिरने लग जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है इसके अंदर में। तो यहाँ पर क्या क्या यूज किया जा सकता है यहाँ पर? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्वर आयोडाइड, याद रखना है यहाँ पर। दूसरा, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया सकते हैं, ड्राई आइस का, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा नहीं कोई एक चीज इस्तेमाल करेंगे, ये चारों इस्तेमाल की जा सकती है। ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहाँ पर रेनफॉल का, ड्रोथ एरिया में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जहां पर कई बार ओले भी पड़ते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से कोल्ड रीजन में भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ड्रोथ वाले रीजन को कंट्रोल करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल पास्ट में किया गया है। तो क्लाउड सीडिंग एक सही सिस्टम था कि कहीं दिक्कत हो तो यार इसका इस्तेमाल किया जा सके, पर लेकिन कई बार इसका गलत फायदा उठाया जाता है। इवन देश तक लड़ जाते हैं यहाँ पर कि बादल आ रहे थे मेरे ऊपर, तूने बारिश करा ली। तो इसके चक्कर में कई सारे देश जो हैं वो अरब कंट्री के लड़ रहे थे यहाँ पर इस चीज को लेकर, यूएई और सऊदी अरेबिया, कि मेरे बादल तूने छीन लिए। तो यहां तक भी कंडीशन खराब होती है नजर आती है, और ऊपर से केमिकल डाल के बारिश कराई जाती है। तो जहां पर ये पानी पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, इतना अच्छा तो नहीं रहेगा जितना एक नॉर्मल बारिश आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर ये न्यूज में आ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, कल को चलकर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बारे में और ये पता चले तो आप लोगों को कम से कम आइडिया जरूर रहना चाहिए। एंटी मैटर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, तो ये टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। साइंस के अंदर में यूनिवर्स के बारे में एंटी मैटर मिस्ट्री क्या है, ये काफी ज्यादा न्यूज में थी। एंटी मैटर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं लड़का अपोजिट लड़की हो गया, दिन रात हो गया, काला भूरा हो गया, तो हम लोग बहुत सारी चीजों कहते हैं कि अगर कोई चीज है तो उसका अपोजिट भी प्रेजेंट है। तो यहां पर इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी मैटर ये एक तरीके से मिरर काउंटर पार्ट बनाने की बात की गई मैटर्स की। जैसे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो पॉजिट्रॉन है और एंटी प्रोटॉन भी है यहाँ पर। तो इसके चलते जो भी चीजें हैं उसका अपोजिट भी देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहां पर बोला गया कि जो एंटी मैटर है वो यहां पर बेसिकली बोथ इनहेल, आप लोग जैसे आज के में सांस लेते हुए सांस छोड़ते भी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखता है, तो एनिहिलेटेड के बारे में बात की जा रही है, जो कि रिलीज करते हैं इमेंस एनर्जी, और यहाँ पर E=mc² वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एंटी मैटर पदार्थ जो है वो यहाँ पर विलीन हो जाते हैं और अपार ऊर्जा जो है वो यहाँ पर बेसिकली छोड़ते हुए नजर आते हैं। उन्हें के मिल गए और फिर ऊर्जा छोड़कर चले गए, और फिर वो ऊर्जा इकट्ठा हो गई, फिर से दूसरे फॉर्म में आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएटेड, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो एंटी जो मैटर्स होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं, और यहां पर इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इसका भी कुछ अपोजिट होता होगा। जैसे यहां पर बात करते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में, तो एंटी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो यहां पर मेडिकल इमेजिनिंग के बारे में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में और रिसर्च करने में इसका फायदा उठाया जा सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आप लोग को देखने को मिल रहा है। फिर से कह रहा हूं, अगर कोई स्टडी ऐसी हो रही है तो साइंटिफिक स्टडी है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में स्टडी का पता होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, तो हर एक चीज को बैलेंस करके चलता है हमारा ये इन्वायरमेंट, नेचर, जिसके अंदर में हम लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। तो टर्म अगर आए तो कंफ्यूज आना नहीं है, ये आप लोगों को नहीं भूलना है। बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा, नासा इसरो का ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन निसार, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार बोला गया, तो नासा इसरो, इसको निसार नाम याद रखा, नासा इसरो SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसरो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए की है। उन्होंने मिलकर यहां पर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी पर सिंथेटिक अपर्चर रडार का ही सिस्टम लॉन्च किया। न्यूज में बहुत ज्यादा रहा यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की गई, और यहां पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, और भारत से ये सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये दोनों ने मिलकर यहां पर काम किया, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आया था।
ये जो पर्टिकुलर हमारे देश के अंदर में सिस्टम है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये काम करता है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में GSLV मैक सेकंड, जिसको जियो सिंक्रोनस ये यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। इंडिजिनियसली क्रायोजेनिक ये इंजन का इस्तेमाल कर ये सैटेलाइट लॉन्च करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम था ये लॉन्च किया गया, पर इसके अंदर में दो चीज याद रखना। ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एक थी यहाँ पर एल बैंड था नासा का, तो यहां पर याद रखना लालची लोंडा नासा, और एस बैंड है यहां पर बेसिकली शिव के नाम से याद रख लेना, इसरो की साइड से। तो हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था यहां पर। तो एल बैंड नासा का था और यहां पर एस बैंड हमारा था। तो एल बैंड जो था ये 1.25 गीगाहर्ट्ज का था और एस बैंड जो था 3.2 गीगाहर्ट्ज का था। तो यहां पर अलग अलग लेवल पर ये स्टडी कर रहे हैं, यहां पर अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेट करना, क्लाइमेट, डिजास्टर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में एनालिसिस करना, तो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो L+S ये इकोसिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में आइडिया लगाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, काफी ज्यादा न्यूज में भी रही थी यहां पर ये चीजें, तो इसलिए आप लोग को अंदाजा होना चाहिए। और हमारे देश से लॉन्च किया गया तो फिर तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। कल को चलकर कोई आप लोगों को बोले कि S8 टेंशन क्या है यहां पर, तो आप लोग के माइंड में टेंशन हो जाएगी, यार ये कौन सी टेंशन है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो S8 टेंशन यहां पर, इसको S8 या फिर सिग्मा 8 के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का मेजरमेंट है। जैसे आप लोग आज के डेट में किसी भी प्रोडक्ट को नापते हो कि भाई साहब ये इतने मीटर लंबा है, इसमें इतना वेट है, इतने किलोग्राम, या फिर दूध को या पानी को नापते हैं लीटर में। तो ऐसे ही यहां पर जो हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर में कितना मैटर है, यानी कि कितना पदार्थ है, यानी कि क्या क्या चीजें यूनिवर्स जो है उससे मिलकर बना हुआ है, तो उसको नापने की टर्म है S8। तो यहां पर अगर हाई एस की वैल्यू यहां पर, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से मैटर जो है वो काफी क्लस्टर है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि ब्लैक होल के बारे में सुना होगा नॉर्मली, तो माना जाता है कि ब्लैक होल काफी डार्क रहता है और सब चीजों को अपनी ओर जो है वो खींच लेता है, उसके अंदर में सब कुछ समा जाता है। तो यानी कि जितना पास पास में होगा उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उतना ही ज्यादा वो आप लोग को डार्क मैटर इसकी S8 की वैल्यू हाई देखने को मिलेगी। और जितना स्प्रेड होगा इसकी वैल्यू लोअर होगी, तो इसका मतलब दूर तक फैला हुआ है यहाँ पर। तो आप लोगों से स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यूनिवर्स अगर काफी लार्ज स्केल पर चीजें एक जगह इकट्ठी है तो कहीं ना कहीं उसमें S8 की वैल्यू कैसी होती है और फैला हुआ है तो कैसी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से हमारा इवोल्व हो रहा है यहाँ पर, और कैसे स्ट्रक्चर है उसके अंदर में, गैलेक्सी क्लस्टर, किस तरीके के क्या क्या प्रोडक्ट उसके अंदर में देखने को मिलते हैं। तो सारी चीजों का एनालिसिस करना होता है इसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी वजह से कि ये S8 एक तरीके का टेंशन यानी कि तनाव है। जितना पास में होंगी चीजें उसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना दूर होंगी उसकी वैल्यू कम होगी। ऐसे सोचो कि स्प्रिंग को आप लोग दबा लोगे तो स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, तो उसमें काफी लार्ज स्केल पर चीजें पास पास में आ जाएगी। पर लेकिन अगर स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो ढीला हो जाएगा और चीजें दूर दूर आप लोग को जाती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि S8 अब आप लोग नहीं भूलोगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के अंदर में तो देखने को मिलेगा। तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चर रिसर्च है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट। इसने अभी एक इंटरेस्टिंग काम किया यहाँ पर, राइस की 2 वैरायटी डेवलप किए हैं, तो इनके नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, और कुछ रखो चाहे ना याद रखो, इनका नाम जरूर याद रखना। एक है पूसा DST राइस, तो पूसा याद रख लेना। दूसरा है यहाँ पर कमला, ठीक है। तो यहां पर दोनों के नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन पूछा सकता है। इसको DRR धान 100 कमला बोला गया और यहां पर पूसा DST राइस बोला गया। तो ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये डेवलप की गई यहां पर। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि कई सारी बीमारियां होती हैं आज के डेट में खेती बाड़ी के अंदर में, तो उन बीमारियों को डील करने के लिए एक नई वैरायटी डेवलप की जाती है ताकि उसको डील किया जा सके यहां पर। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहां पर है? ये हैदराबाद के अंदर में है। कई बार मैच करने के लिए आ जाता है यहाँ पर। तो इसमें इंप्रूवमेंट किया गया है, जो कि बीमारी हुआ करती थी खासकर एक तरीके से, जो कि उनको चीजों को डील करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। पर इतना जरूर याद रखिएगा कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कोई आज की बॉडी नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, जो कि हमारे देश में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अलग अलग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसका बेसिक काम ये रहता है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल, उनमें सब में यहाँ पर ये रिसर्च एंड स्टडी करती है, यहाँ पर नजर आती है। तो 2 वैरायटी के नाम आप लोगों को मैंने बताए हैं चावल की, उनके नाम याद जरूर रखिएगा।
यहां पर बात की जा रही है GLEX के बारे में। ये क्या है? ये ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, यानी कि स्पेस को एक्सप्लोर करना, यानी कि स्पेस के बारे में और बातें जानना, उसकी समिट हुई थी यहां पर। और उसकी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि रीचिंग न्यू वर्ल्ड, यानी कि नई दुनिया को जानना, क्योंकि इस स्पेस में क्या क्या है आज भी हम लोग को नहीं पता है, उसको और एक्सप्लोर करना है ज्यादा से ज्यादा यहां पर। तो इसी के बारे में यहां पर ये फोकस देती है। और यहां पर इसको लेकर जो काम किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, और हमारे देश की इसरो ने काम किया, और इसी के साथ में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने मिलकर यहां पर इस चीज को आगे लेकर चलने की कोशिश की। तो कैसे हम लोग, इंडिया जो है एक लीडर बन रहा है ग्लोबल फील्ड में, ये तो आप लोग को पता है। इसरो किस लेवल पर काम कर रही है, तो इसरो के बारे में तो आप लोग को पता है, भारत की स्पेस एजेंसी है। पर यहां पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के बारे में याद रखना, 1951 में बनाई गई थी यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 78 के करीब कंट्री और 500 के करीब मेंबर, यानी कि प्राइवेट वाले भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी भी इसका पार्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये बात करते हैं कनेक्टिंग किसके लिए? यहां पर स्पेस के लिए। तो स्पेस से कनेक्ट होना है और स्पेस जो है उसमें पहुंचकर कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ में, ताकि ह्यूमैनिटी को फायदा हो सके स्टडी करने से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो ये फायदा करता है कि स्पेस को कैसे लेकर हम लोग चल सकते हैं यहां पर। तो कल को चलकर इसकी फुल फॉर्म पूछे किससे रिलेटेड है, इसकी थीम क्या है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो ये साइंस एंड टेक के अंदर में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए। विटामिन डी बोलने में तो लगता है कि यार फ्री में होता है बेसिकली। अगर आप लोग सूरज की रोशनी में अपने शरीर जो है वो 20 से 25 मिनट अगर अपने आप को लेकर जाते हो, मॉर्निंग या फिर इवनिंग की धूप लेते हो, तो आप लोग की बॉडी अपने आप विटामिन डी को जो है वो फॉर्म कर लेती है, यानी कि नेचुरली बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी। पर लेकिन उसके लिए आप लोग को एक्सपोज करने की जरूरत है, कहां पर? सूरज की रोशनी के अंदर में, सनलाइट में, जो कि अल्ट्रावायलेट जो करने होती है भी, उनके में एक्सपोज करने की जरूरत है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कब? जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपर में जब यहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हम लोग विटामिन डी प्रोड्यूस करते हैं, और इसका काफी हेल्प होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो फॉस्फेट होता है उसको हमारी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कराने में। यानी खाना तो आप लोग खा लेते हो, उसके अंदर में भले ही कितना कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट हो, पर लेकिन शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक शरीर में विटामिन डी आप लोग को देखने को नहीं मिले। इसलिए या तो विटामिन डी के आप लोग अपना गोली वगैरह खाओ, चाहे कुछ भी करो। अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह रहते हो, फ्लैट्स वगैरह में, जहां से आप लोग बाहर नहीं निकलते हो, या फिर आप लोग लाइब्रेरी में रहते हो पूरे दिन पढ़ने के चक्कर में, पर लेकिन एटलीस्ट विटामिन डी का ध्यान रखो, वरना शरीर जो है काफी प्रॉब्लम आप लोग फेस करनी पड़ जाएगी आप लोग को। तो ये जरूरी है यहाँ पर एटलीस्ट अपने आप को थोड़ी देर के लिए आप लोग सूरज की रोशनी के अंडर में जरूर लेकर आइए। क्वेश्चन बनता है कैसा विटामिन है, तो ये फैट सोलेबल विटामिन आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से वसा यानी कि फैट में घुल जाता है यहाँ पर। तो बॉडी के अंदर में मसल मूवमेंट, जो नर्वस फंक्शन होता है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का भी काम करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देश के अंदर में देखो, सोचने की बात है, हम लोग एक ऐसी कंट्री है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। हमारे देश के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, उसके बाद भी इंडिया में सरकार को यहां पर रोड मैप बनाना पड़ रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे डील करें यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, ये काफी डिफरेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कई सारे रोग होते हैं और उनके सिम्टम्स भी यहां पर है। तो और कुछ याद रखो न रखो, बस ये जरूर याद रखना, विटामिन ए अगर आप लोग लेते हो तो जो इसकी डिफिशियंसी होती है, तो यहां पर अगर आप लोग इसको नहीं लेते हो तो जो है इंसान को दिखना कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर B1, ये बेरी रोग होता है। सी, इस कर्वी आप लोग को देखने को मिलते हैं, इसमें बेरी में वीक हो जाती है मसल में, एनर्जी काफी कम देखने को मिलेगी। इस कर्वी में जो आप लोग के जो बेसिकली जो दांत होते हैं, उनके गम्स जो होते हैं, मसूड़े बोलते हैं, उनमें से ब्लड आने लगता है यहाँ पर। डी जो होता है ये रैकेट्स, इसकी वजह से बोन कमजोर हो जाती है, हड्डियां बैंड होने लगती है, मुड़ने लगती है। कैल्शियम की कमी से भी सेम चीज देखने को मिलेगी, बोन पर इंपैक्ट पड़ता है। इसी के साथ में आयोडीन, गोइटर, घेंगा रोग आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, और एनीमिया, एक वीकनेस आप लोगों को देखने को मिलती है। ये लड़कियों में पाया जाता है, खासकर जिनको पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए बोला जाता है कि उनको जो है बेसिकली इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अब आप लोग इसको नहीं भूलोगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर कल को चलकर क्वेश्चन बन जाए इन डायरेक्ट वे में यहाँ पर, क्योंकि ये आर्टिकल काफी डिटेल में कवर किया था और यहाँ पर एडिटोरियल भी छपा था इसका, रेगुलर जो न्यूज़पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं कई सारे। तो यहाँ पर अगर एक इंसान, अगर एक बच्चा है, इन्फेंट है, यानी कि 1 साल के अंदर है यहाँ पर,
तो उसको 400 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किलोग्राम मीटर लीटर में नापते हैं, ऐसे ही यहां पर धूप को इंटरनेशनल यूनिट में नापते हैं, जो विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। धूप नहीं मतलब विटामिन डी को, ठीक है। एक अगर बच्चा यहां पर 18 से नीचे एज है उसकी, तो यहां पर लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट आप लोग को देखने को मिलती है। साथ ही यहां पर जो आप लोग बात करें 19 से लेकर 70 के बीच में भी 600 रहती है। पर लेकिन बुजुर्ग लोगों को ज्यादा धूप की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना। प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है जो कि बच्चे को दूध पिलाती है, उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप लोग एक बार धूप में बैठ जाते हो लगभग 30 मिनट तक का, तो यहां पर आप लोगों के शरीर के अंदर में लगभग 5 से लेकर 6000 इंटरनेशनल यूनिट आप लोग की कवर हो जाती है। यानी कि पर डे का अगर हिसाब आप लोग कहां भरो, अगर आप लोग एक बार अल्टरनेट डेट में भी अगर धूप में बैठते रहते हैं तो सनलाइट में आप लोग का काम कंप्लीट होता रहता है। ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कैप्सूल्स आते हैं जिसमें 6000 यूनिट की बात की जाती है। एक हफ्ते के लिए कैप्सूल काफी है, उससे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी आते हैं। यहाँ पर कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस ये आप लोगों को देखने को मिली हमारे देश के अंदर में। ये अभी रिसेंटली कोलकाता के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आई थी, यानी कि जो लेटेस्ट वाली थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर में हमारे देश के अंदर में जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कोशिश करती है कि कैसे चीजों को संभाला जाए। और यहाँ पर हम लोग अपने देश को अगर विकसित बनाना है 2047 तक, तो हम लोग को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म की बात की गई, ज्वाइंट नेक्स्ट की बात की गई, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो भी मिलकर काम कर सके। कई सारे मैंने एडिटोरियल भी इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किए थे। हम लोग जमीन के ऊपर में, समुद्र के ऊपर में, एयर में और साइबर स्पेस में मिलकर काम कर सके, क्योंकि आज के दिन में ऐसा नहीं कि लाठी और बंदूक लेकर आप लोग सड़कों पर लड़ लोगे तो काम चल जाएगा। आप लोग को हवा में भी वार करना पड़ेगा, आप लोग को जमीन पर भी वार करना पड़ेगा और समुद्र के अंदर भी वार करना पड़ेगा। तो हर एक लेवल पर अपने आप को तैयार करना, इसके लिए ज्वाइंटनेस की जरूरत है कि मिलकर हम लोग यहां पर काम करते हुए नजर आए। तो ऐसे इनिशिएटिव डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनाते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फ्रेंस कहां पर देखने को मिली, तो हमारे देश के अंदर में होम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को अध्यक्ष रहते हैं, और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर में देखने को मिली थी यहाँ पर। तो थीम क्या रखी गई है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ध्यान रखना। इंडियन नेवी को यहां पर इंडिजिनसली बनाया हुआ एंटी सबमेरीन, यानी कि पनडुब्बियों को मारने वाला वॉरफेयर, यहां पर इसका नाम है बेसिकली अंद्रोथ। तो यहां पर ये अंद्रोथ जो है इसके नाम पर रखा गया था, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी था। मैंने आप लोगों को समझाया था यहां पर उस टाइम पर भी। ये जो अंद्रोथ है यहां पर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। हमारा देश हो गया, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अरेबियन सी। तो यहां पर जो आइलैंड है लक्षद्वीप के, वहां पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा अंद्रोथ आइलैंड। तो इसके नाम पर इसका नाम यहां पर रखा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप का एक आइलैंड इसके नाम पर रखा गया। तो ये इंडियन नेवी को काफी हेल्प पहुंचाने वाले हैं। हमलारे जो खासकर कोस्टल रीजन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो अंद्रोथ हो गया, इसी के साथ में यहां पर कैबरती हो गया। ये कई सारे आइलैंड होते हैं, पूछ ले आते हैं। मिनिकोय आइलैंड भी आप लोग को इधर ही देखने को मिलेगा। तो ये लक्षद्वीप वाले एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, ये सबमेरीन वॉरफेयर, यानी कि एंटी सबमेरीन, यानी कि जो पनडुब्बी होती हैं, अगर बाहर की कोई पनडुब्बी हमारे कोस्टल रीजन में आकर मार करती है तो उसको कंट्रोल करना, उसको मार गिराने के लिए तो देश की जो कोस्टल बाउंड्री है उसको यहां पर सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। ये एक नया मिसाइल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहां पर, जिसको अग्नि पी बोलते हैं। पी का मतलब होता है प्राइम, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अच्छी बात ये देखने को मिली कि हम लोगों ने इसको रेल से भी लॉन्च कर दिया है फिलहाल के टाइम पर, यानी कि डीआरडीओ इस लेवल पर काम कर रहा है कि अगर मिसाइल को लॉन्च करना पड़े तो ट्रक से लॉन्च किया जा सके, रेल से लॉन्च किया जा सके। ऐसा नहीं कि यार वहां पर मिसाइल रखी है बस वहीं से ही लॉन्च की जा सकती है यहां पर। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जो कि हमारे देश के अंदर में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है, यहां पर नजर आती है। मतलब कल को चलकर हमारे जो बॉर्डर एरिया है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, तो चलती हुई रेल या फिर ट्रक से भी आप लोग यहां पर इसको लॉन्च करते हुए यहां पर नजर आ सकते हो। तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है यहां पर, और डीआरडीओ के द्वारा यहां पर ये अचीवमेंट किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादा तो नहीं, बस इतना याद रख लेना, कई बार मैच करने के लिए आता है कि टाइफून मिसाइल सिस्टम जो है वो किसका है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी का ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर आप लोगों को पैसिफिक रीजन के अंदर में यहां पर ये बेसिकली तैनात किया गया था। तो इसकी वजह से न्यूज में था। अभी फिलहाल जापान के लिए यहां पर ये तैनात किया गया था, ताकि यहां पर पड़ोसी देशों से इसको सुरक्षा प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापान को सुरक्षा प्रोवाइड कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए ने ली थी, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, ताकि पड़ोसी देश कोई बदतमीजी काटे तो यूएसए सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आए यहां पर तो उन्होंने बदतमीजी काटना स्टार्ट कर दी कि तुमको सुरक्षा चाहिए तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, फ्री में सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। तो कई सारी ऐसी बदतमीजी भी उनके द्वारा की गई यहां पर। तो ये कुछ पॉइंट भी आप लोग थोड़े से यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो मिसाइल सिस्टम किसका है, हल्का सा आइडिया रखिएगा बस।
एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक्सरसाइज युद्ध कौशल। यहाँ पर इंडियन आर्मी की हाई एल्टीट्यूड जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट है कमेंग, वहां पर देखने को मिली। इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये रहता है कि ऐसे एरिया में भी हम लोग अपने आप को ट्रेन कर सके, कल को लड़ना पड़े चाइना के साथ में, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं। यहाँ पर तकनीकी का इस्तेमाल करना, और खासकर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्लाटून भी बनाते हैं यहाँ पर, ताकि उस स्तर पर उनको तैयार किया जा सके, क्योंकि स्पेशल एरिया में लड़ना है तो स्पेशल कैटेगरी में चीजों को हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। ये बेसिकली इंडियन आर्मी, ना कि एयरफोर्स नेवी, ये इंडियन आर्मी का कौशल दिखाया गया यहाँ पर। एक तरीके की टेस्ट सीरीज बोल सकते हो, जैसे आप लोग एग्जाम के लिए तैयार करते हो अपने आप को। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ये इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार यूएसए में होता है, एक बार भारत में होता है यहाँ पर। तो ज्वाइंट एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है, और यहाँ पर 2+2 फ्रेमवर्क के तहत में चीजें चलती हैं। 2+2 में अच्छा कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है? एक तो अब डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, एक और मिनिस्ट्री आती है, और मिनिस्ट्री का नाम आप लोग बताइएगा। ये टॉपिक पहले मैंने कई बार पढ़ा रखा है यहाँ पर, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब की बार अलास्का में आप लोगों को देखने को मिला, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वो एरिया है अलास्का, जहां पर आप लोग बोलते हो कि ये रीजन जो है इसने रसिया से खरीद रखा है। तो वहां पर ये युद्धाभ्यास अब की बार आप लोग को देखने को मिला, जो ताजा रिसेंटली हुआ यहाँ पर। तो इंडियन जो है आर्मी यहाँ पर आप लोग को जाती हुई नजर आई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं कई बार, तो कंफ्यूजन आप लोग को इसके लिए नहीं होना चाहिए किन देशों के बीच में, तो ध्यान रखना। एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज को कहते हैं मैत्री। तो ये इंडिया और आप लोग को थाईलैंड के बीच में देखने को मिलती है। एक बार इंडिया में होती है, दूसरी बार थाईलैंड में होती है, और आर्मी की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इसमें बेसिक पर्पज ये रहता है कि कल को चलकर हम लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर, ये उम्रुई वाला रीजन है मेघालय के अंदर में, तो आर्मी की कमांड है वहां पर ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली। तो क्वेश्चन अगर पूछे यहाँ पर थाईलैंड के साथ भी एक्सरसाइज है, जी हाँ बिल्कुल है। यूएसए को कई बार मिर्ची लगती है जब हम लोग किसी देश के साथ में एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज जापत आप लोगों को देखने को मिली, रसिया के साथ में होस्ट की जाती है। इंडिया के 65 पर्सनल यहां पर पहुंचे, आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली। ज्वाइंट मिलिट्री वर्ड जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर यहां पर काम करते हुए नजर होते हैं। तो मिलकर कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, कल को अगर कहीं पर मिलकर काम करना पड़ जाए तो इसलिए समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। तो रसिया के द्वारा ये होस्ट की गई और इंडिया के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज यहां पर सियोम प्रहार। ये बेसिकली ड्रोन को लेकर कई सारी बातें की जाती हैं आज के दिन में, कि ड्रोन किस तरीके से काम करते हैं, तो कल को चलकर कोई दिक्कत देखने को मिले तो ड्रोन को भी हम लोग डील करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलिट्री इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज है जिसमें ड्रोन के साथ में डील करनी होती है यहां पर, ठीक है। तो ड्रोन को भी यहां पर इंटीग्रेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया जा सकता है कई सारी चीजों को डील करने के लिए। तो इंडियन आर्मी बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्सरसाइज सामने आप लोग के करती हुई नजर आती है। हमारे खुद के रेगिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में एक्सरसाइज अमोघ फ्यूरी आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर, जिसमें ये जो वर्ड अमोघ है ये यहां पर बेसिकली अचूक और प्रिसीजन के नाम पर जाना आता है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी एक्सरसाइज करती है यहां पर पाकिस्तान के बॉर्डर राजस्थान के अंदर में, यहां पर खासकर बात करें, ताकि पाकिस्तान को यह बताया जा सके कल को तुमको मिट्टी में मिला देंगे अगर तुमने जरा से भी बदतमीजी काटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिलती है इंडियन आर्मी की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा है इसके बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट काफी ज्यादा न्यूज में था, ये प्रोजेक्ट अरुणांक। तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट था हमारे देश के अंदर में, जो खासकर बॉर्डर राज्य हैं उनको कैसे हम लोग अच्छे लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को भी लेकर बात की गई, जहां पे हमारी सिविल और मिलिट्री आपस में मिलकर काम कर सके। तो ये प्रोजेक्ट सामने निकल कर आया था, प्रोजेक्ट अरुणांक। तो प्रोजेक्ट अरुणांक जो था एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था हमारे देश के अंदर में, जो कि लॉन्च किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ ही साथ में 1960s में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला था, और आगे चलकर चीजें आगे बढ़ी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इन चीजों को कंट्रोल करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में देखने को मिलती है और मेजर प्रोजेक्ट देश के अंदर में चलाती है। तो प्रोजेक्ट अरुणांक भी आप लोगों को इसी का प्रोजेक्ट देखने को मिला, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
हमारे देश के अंदर में धवनी करके एक मिसाइल लॉन्च की गई डीआरडीओ के द्वारा, जो कि हाइपरसोनिक आप लोगों को देखने को मिली। यानी कि जो हाइपरसोनिक का मतलब है कि जो स्पीड है वो 5 मैक से ऊपर है, यानी कि 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लोगों को यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोग बोलते हैं। तो ये ऐसी मिसाइल जो होती हैं जिनको जो रडार वगैरह होती हैं वो यहां पर इनको कई बार जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाती, इनको पकड़ नहीं पाती। तो अगर पाकिस्तान ये फेंकेंगे तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा और पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी की देखने को मिलती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मिसाइल का क्या नाम है। ध्वनि मिसाइल है, यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये फास्टर देन ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2 रिवर के नाम पर है, वो रिवर आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी न्यूज में है यहां पर। तो कैसा लगा ये वीडियो? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और सीरियसली अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, या फिर आप लोग अपनी इंग्लिश बेसिक भी सुधारना चाहते हैं, फ्यूचर में ईपीएफओ के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने अवेलेबल है यहाँ पर। इनको एंजॉय कर सकते हैं एसएलवी एप्लीकेशन पर जाकर, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, या फिर studyloverveer.in वेबसाइट पर। यहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो को 10 में से कितने मार्क्स देंगे तो बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी अब वही पे छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।